चलिए एवरीवन, आज हम आपका एक नया चैप्टर सर प्राइसिंग डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं ये चैप्टर को फ्री हिट बोलता हूँ। सर फ्री हिट क्यों? बिकॉज समझने में इतना टफ है नहीं, लेकिन मार्क्स के हिसाब से काफी अच्छा है। तो फ्री हिट बॉल को कैसा छक्का मारना पड़ता है, सेम वैसे ही ये चैप्टर कोई नहीं छोड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्चुअली बहुत ईजी है समझना, मार्क्स बहुत लाके देता। 10 to 20 मार्क्स का पूछते ही पूछते हैं इस चैप्टर से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आप इसको एक कैटेगरी में डाल सकते हो। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। फर्म को ना, जैसे मैं एक फर्म हूं, अब मुझे अगर ये एसी का रिमोट बनाना है, ये मेरा एक प्रोडक्ट है, अभी के लिए सिर्फ एसी का रिमोट बनाना मेरा एक प्रोडक्ट है। क्या होगा, मेरे को प्रोडक्ट की एक अच्छी प्राइसिंग चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग चाहिए जो मार्केट में सस्टेन कर पाए। अब यही प्रोडक्ट, अभी के लिए समझ लो मैं यही प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सिर्फ एक एसी का रिमोट है। अब मेरे को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो ये मेरे वो प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है सर? प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है सर? वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड डिफिकल्ट डिसीजन। क्रूशियल और डिफिकल्ट डिसीजन है क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बनाना इतना इजी है नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स जानने पड़ेंगे, अपन पढ़ेंगे वो सारे फैक्टर्स, ठीक है। दैट अ फर्म हैज टू मेक, इट अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। लॉन्ग टर्म में फर्म कैसे सर्वाइव करेगी? अगर प्राइस बहुत ज्यादा रख दिया, कोई तुम्हारा प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगा। प्राइस बहुत कम रख दिया, भाई तुम्हारे खर्चे ही नहीं निकल रहे हैं। तो इट्स लाइक अ टू एज स्वॉर्ड, ये आपको हेल्प भी करेगी और अगर आपने गलत रखा तो आपको बर्बाद भी कर देगी। सो ये होता है प्राइसिंग डिसीजन का मतलब। समझा प्राइसिंग डिसीजन का मतलब? यस सर। अब एक थ्योरी ऑफ प्राइस है। थ्योरी ऑफ प्राइस क्या बोलती है पता है क्या आपको? कि बेसिकली मैं बता रहा हूं, ये मैं समझा देता हूं। जितने यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस उतना आपका टोटल रेवेन्यू। सर ये तो बचपन से पता है, बस वही ये चीज बोल रही है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है सर? क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। मैं 10 क्वांटिटी 5 रुपए के हिसाब से बेचूंगा तो मैं 50 रुपए कमाऊंगा, वो इधर बताया भाई। 20 क्वांटिटी में बेच रहा हूँ 4 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से बेटा? 4 रुपए के हिसाब से। 20 क्वांटिटी 4 रुपए के हिसाब से। टोटल में कितना रुपए बेच रहा हूँ सर? आप 80 रुपए बेच रहे हो। कितना? 80 रुपए मिल रहे हैं टोटल। यस सर। फिर जब मैं 21 क्वांटिटी बेचता हूँ ना बेटा, तो मेरा प्राइस पर यूनिट कम हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एडिशनल एक कस्टमर मेरे को चाहिए ना, वो भाई वो 3.9 रुपीज ही देगा, वो उससे ज्यादा नहीं देगा। तो एडिशनल कस्टमर के लिए मेरे को इतना करना पड़ेगा। तो जब मैं 21 यूनिट बेच रहा हूं, समझना इस चीज को। सर 21 इंटू 3.9 तो कुछ और आएगा। हाँ बेटा 21 इंटू 3.9 कुछ और आएगा। 21 इंटू 3.9 81.9 आएगा। अब इन्होंने वही किया है, लेकिन ये एक्चुअली गलत है। रियल लाइफ में आप कैसा करोगे सर? मैं 20 यूनिट तो 4 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, जो एडिशनल एक और कस्टमर है उसको मैं 3.9 में बेचूंगा। तो एक्चुअली मैं रियल लाइफ में अगर होता ना तो मैं 83.9 में बेचता। समझ रहे हो? ये तो सिर्फ क्योंकि ये थेरी है, थेरोटिकल है, ये रियलिटी नहीं है। समझ रहे हो? थेरोटिकल है ये थेरी है, ये आइडियल सिचुएशन है। रियलिटी अलग होती है, ठीक है। समझा ये चीज? हाँ सर। तो अब यहां भी मैंने आप लोग के लिए बता दिया कि देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ है सर? इंक्रीमेंट 80 टू 81.9 पे 1.90 रुपीज का हुआ है सर। 81 से 83 पे सर 1.70 रुपीज का हुआ है। तो इंक्रीमेंट हुआ है सर। ये 22 यूनिट 3.8 के हिसाब से। ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। रियलिटी आपको पता है कैसे होगी। रियल में आप क्या करोगे सर? 20 यूनिट तो मैं बेचूंगा 4 रुपए के हिसाब से, उसके बाद एक एडिशनल यूनिट बेचने के लिए मेरे को 3.9 रुपीज लगेंगे, उसके बाद के लिए सर 3.8। तो एक्चुअली मैं इससे ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन वो रियलिटी है, ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। इसी को बोलते हैं टोटल थ्योरी ऑफ प्राइस। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ प्राइस। नेक्स्ट सर, तो फिर प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? मेरे को बताओ, कोई भी बिजनेस का सबसे मेन मोटिव क्या होता है सर? प्रॉफिट सबसे ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए सर? प्रॉफिट सबसे ज्यादा चाहिए। अब प्रॉफिट सबसे ज्यादा कैसे लाओगे सर? उसी के लिए तो ये थ्योरी है। क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। क्या मॉडल है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में। स्टडी मैट में आपके 2 क्वेश्चन है, 2 या 3, इसी एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, ठीक है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले एक चीज समझना, इकोनॉमी में आप ये पढ़ के आए होगे इंटर पे कि सर मार्जिनल रेवेन्यू अगर बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक और यूनिट बेचने पे तेरे को जितना रेवेन्यू मिल रहा। जैसे यहां समझो, यहां अभी के लिए आइडियल सिचुएशन समझो, 80 यूनिट मतलब 20 यूनिट बेचने के लिए मुझे 80 रुपीज मिल रहे हैं। जो मैं 21st यूनिट बेच रहा हूं, 21st यूनिट बेच रहा हूं, उस पर मेरे को 1.9 रुपीज का रेवेन्यू बढ़ रहा है। एक्चुअली 1.9 का रेवेन्यू बढ़ रहा है। यस सर। तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ सर? मार्जिनल रेवेन्यू हुआ आपका 1.90। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू हुआ 1.90। यहां मेरे को एक यूनिट बनाने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ सर? इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1.70। समझ रहे आपको मार्जिनल रेवेन्यू? यस सर। तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट।
एक यूनिट एडिशनल, एक यूनिट बनाने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। सेम यही रेवेन्यू के इसको कॉस्ट से समझ लेना। सेम जो रेवेन्यू में मार्जिनल का मतलब है वही सेम रेवेन्यू में मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है, ठीक है। हाँ सर। देन ये हो गया, ये थ्योरी में आप इकोनॉमी में पढ़ के आ गए। दूसरा, प्राइस एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ये थ्योरी है, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन आपको है भी नहीं कोर्स में। प्राइस एट विच प्रॉफिट मैक्सिमम क्या होगा, ए माइनस बी क्यू। सर ए क्या होता है, देखो पी तो प्राइस होता है, यस सर। ए मतलब वो प्राइस जहां भाई अगर तू उतना महंगा तेरा प्रोडक्ट कर देगा तो कोई बंदा खरीदेगा ही नहीं। मतलब प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज जीरो, समझ रहा है। वो प्राइस जहां तेरी क्वांटिटी डिमांडेड जीरो हो जाएगी कि भाई इतना महंगा मैं खरीदूंगा ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, अब ये कैलकुलेटर अभी के लिए समझ लो 500 रुपए का, ठीक है, मैं खरीद रहा हूं। अब इसको 600 करोगे तो भी मैं खरीद लूंगा, 700 तक आई स्टिल बाय इट। लेकिन अगर ये कैलकुलेटर 5000 का कर दिया, कुछ नहीं, नॉर्मल कैलसी 5000 का कर दिया, कौन खरीदेगा सर, कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीद रहा। क्यों नहीं खरीदोगे, क्योंकि वो प्राइस है, प्राइस एट विच डिमांड इज जीरो। प्राइस एट विच डिमांड इज जीरो उसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए। देखो प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज जीरो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ए। क्या बोलते हैं उसको, ए, ठीक है। यस सर। सर बी का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। बी का मतलब, अगर मैं प्राइस 1 रुपए से बढ़ा रहा हूं तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हो रही है, समझ रहे हैं। चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी कितनी अफेक्ट हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, बी, ठीक है। याद रखो, प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी कितनी अफेक्ट हो रही है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यस सर। और क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, ओके सर। क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। फिर मार्जिनल रेवेन्यू, देखो ये होता है प्राइस एट विच प्रॉफिट मैक्सिमम, समझना इस चीज को। ये प्राइस है जहां प्रॉफिट मैक्सिमम है। और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला सर, मार्जिनल रेवेन्यू का ए माइनस टू बी क्यू। मैं कैसे याद करता था इसको, एम आर, दो वर्ड है ना, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। मार्जिनल रेवेन्यू दो वर्ड है, यस सर। सब प्राइस तो मेरे को पता है, प्राइस मतलब रेवेन्यू ए माइनस बी क्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू आगे दो वर्ड आ गए तो टू कहीं तो डालना पड़ेगा, तो टू ए माइनस टू बी क्यू। बस बेटा से फॉर्मूला याद करने के लिए इसके पीछे का लॉजिक मत जानो। अभी एग्जाम सिर पे, अभी लॉजिक करनी, अभी फॉर्मूला याद करो, ठीक है। समझा ये चीज, यस सर। सर एक आध क्वेश्चन कर लेते, चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका क्वेश्चन सॉरी ध्यान दो इधर। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये आदित्य, सॉरी, ये आदित्य AHEL है, प्रोड्यूसर्स एक प्रोडक्ट A7 बनाता है। क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है A7। एक यूनिट A7 बनाने को उसको वेरिएबल खर्चा 2,20,000 लग रहा। वेरिएबल खर्चा, वेरिएबल खर्चा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन समझो। बट मार्केट रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 5,10,000 नो ऑर्डर विल बी रिसीव। 5,10,000 पे कोई ऑर्डर नहीं रिसीव होगा। तो 5,10,000 वो प्राइस है जब मेरे को कोई ऑर्डर नहीं रिसीव होने वाला। हाँ सर। नो ऑर्डर विल बी रिसीव्ड, यस सर। But the demand for A7 will be increased by 2 units with every 5,000 reduction. Change in price. प्राइस 5,000 से कम हो रहा है, प्राइस 5,000 से कम हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हो रही है सर, 2 यूनिट से। प्राइस अगर 5,000 से कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड 2 यूनिट से चेंज हो रही है। ध्यान देना इस चीज को, 2 यूनिट से चेंज हो रही है। प्राइस 5 से कम हो रहा, क्वांटिटी 2 से कम हो रही। कभी कभी ये उल्टा भी हो सकता कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, कभी कभी ये भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी यहाँ वैसा है, मैं इसको उल्टा बताना सर। कभी कभी इसका ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 5,000 से बढ़ रही है और क्वांटिटी 2 से बढ़ रही है, कभी कभी ये भी हो सकता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं प्रीमियम वाले कि अगर आप महंगा कर दोगे तो बिकेगा। प्रीमियम प्रोडक्ट्स अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए इंटर में, ठीक है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी बी की वैल्यू क्या होगी सर, 5,000 अपॉन 2 दैट इज 2,500, ठीक है, यस सर। टू डिटरमाइन, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को बताओ क्या बोला हुआ है अपने को, मार्जिनल कॉस्ट बोला हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट को एक यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा है, यस सर। सर आपने क्या बोला था सर, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के। हाँ सर। सर और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, क्या है सर मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला, सर A माइनस टू बी क्यू। हाँ सर, A माइनस टू बी क्यू। सर 2,20,000, यस सर, मार्जिनल रेवेन्यू क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट, यस सर। ए की वैल्यू क्या होगी सर, ए की वैल्यू अभी अपन ने निकाली बेटा, ए की वैल्यू क्या थी इधर सर, ए की वैल्यू 5,10,000 और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 5,10,000 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू थी सर 2,500 और क्यू अपने को निकालने का है। हाँ सर, क्यू निकालने का है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 510 इधर, मतलब ये बेसिकली 5,000 क्यू बराबर होगा 5,10,000 माइनस 2,20,000, यस सर। तो 2,90,000
देयरफॉर क्वांटिटी की क्या वैल्यू होगी बताओ, क्वांटिटी की वैल्यू होगी सर 58। क्या होगा, क्वांटिटी की वैल्यू आ गई 58। यस सर, क्वांटिटी की वैल्यू गई 58। अब अपने को प्राइस निकालना है जिस प्राइस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। हाउ सर, तो पी की वैल्यू क्या थी सर, ए माइनस बी क्यू। सर ए की वैल्यू तो आपने बता रखी है 5,10,000 है। यस सर, ए की वैल्यू तो बता दी है। सर बी की वैल्यू अपन ने निकाली है 2500। सर क्यू की वैल्यू सर 58, कर दो मल्टीप्लाई, और तो 3,65,000, 3,65,000। समझा कैसे सॉल्व करने का? यस सर, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के, या मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के, तभी आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ये है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यही लिखा हुआ है आपका। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये अपना कवर हो गया। हाँ सर ये इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन इस पे आते हैं, कई बार आपको केस स्टडी में एक पार्ट ये देगा और फिर बोलेगा कि भाई प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, वो अपन अब आगे पढ़ रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिकल वाला एस्पेक्ट मोटा मोटा यहाँ कवर हो जाता है। ठीक है, ये ग्राफ है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना काम का नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैंने बना दिया डायग्राम में। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्या लिखा हुआ है, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट। सबसे पहले प्राइस के लिए ये तो समझो कि कितने टाइप ऑफ मार्केट होते हैं, आप किस टाइप ऑफ मार्केट में डील कर रहे हो वो तो समझो, उसके बाद जाएंगे अलग अलग प्राइसिंग के लिए। सबसे पहले मार्केट, ये अपन बचपन से पढ़ के आ रहे। परफेक्ट कंपटीशन, सर क्या होता है इधर बेटा, इधर देखो यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हुए सर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते, परफेक्ट एकदम। यस सर, हजारों सेलर्स है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, होमोजीनियस मतलब सारे प्रोडक्ट सेम है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस है भी तो बहुत माइन्यूट है, इतना कोई टेक्निकल नहीं है, मतलब सब सेम ही है मोटा मोटा। होमोजीनियस प्रोडक्ट है। यस सर, फ्री एंट्री एग्जिट है, जिसको आना है आओ, जिसको आना है जाओ, कोई एंट्री एग्जिट बैरियर्स नहीं है। सर ऐसे बैरियर्स होते हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में होते हैं कि आप एक बार एंटर करोगे तो आपको 5 to 10 ईयर्स एटलीस्ट वो काम करना ही है, या आप एग्जिट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस गवर्नमेंट अप्रूवल हो, ऐसे कुछ बैरियर्स होते हैं कभी कभी, इसमें नहीं है वो। ठीक है, दूसरा सेलर्स आर प्राइस टेकर, मतलब सर सेलर प्राइस नहीं डिसाइड कर सकता, प्राइस मार्केट के फोर्सेस डिसाइड करते हैं। मतलब कस्टमर और सेलर साथ में मिलके कि भाई सेलर को इतने में पड़ रहा, कस्टमर कितने में खरीदेगा, ये इंपॉर्टेंट। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेलर्स आर प्राइस टेकर्स, सेलर्स आर प्राइस टेकर, सेलर डजंट डिटरमाइन प्राइस, इट्स द फोर्सेस ऑफ मार्केट दैट डिटरमाइन प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंपटीशन के लिए। और सेलर्स को पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, सेलर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, कितना लेंगे, क्या लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल मैंने डाला है पेन का मार्केट, पेन। अब मेरे को बताओ, ये रेनॉल्ड का पेन है, मेरे पास रेनॉल्ड का पेन है, ये शायद सेलो का है, तो मेरे पास रेनॉल्ड है, सेलो है, बहुत टाइप ऑफ पेन है, और सारे पेन अपने आप में सेम ही है मोटा मोटा। मुझे ब्लू पेन लेना है, अब समझ लो ये ब्लू है, ये भी ब्लू है, सारे ब्लू ही पेन है। हल्का उल्का बॉल और जेल का थोड़ा बहुत फर्क आता होगा, चलो सारे बॉल पेन्स ले लो, सारे बॉल पेन सेम होते हैं 10 रुपीज के ब्रैकेट वाले। यस सर, सेलर को पता है कि कस्टमर कब सबसे ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल सीए स्टूडेंट्स है, सर अपन मई के टाइम ज्यादा ब्लैक पेन लेंगे, ब्लू तो अपन लेते ही नहीं, बहुत कम लेते हैं, मई एंड नवंबर के टाइम पेन ले उठाएंगे, या उसके एक आध महीना पहले जब पढ़ रहे हैं। तो दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन उनको मिलती है। ठीक है, दूसरा होमोजीनियस, सारे पेन सेम है, फ्री एंट्री एग्जिट है, मैं आऊं मैं जाऊं, कोई भी पेन। अब मेरे को बताओ, कल को अगर कोई एक पेन कंपनी नहीं है, तुम उसको कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि नहीं जा सकते? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। कितने सारे सेलर्स है, सेलो है, रेनॉल्ट है, फिर रेनॉल्ट बोलते हैं, सेलो है, फिर आपका कितने है, रेनॉल्ड्स है, और जो भी आपके पेन की कंपनी होगी सब, पार्कर वार्कर सारे। यस सर, ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट। तो सबसे पहले मार्केट समझना। नेक्स्ट, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक ही बंदा रूल कर रहा है, बाकी कोई नहीं रूल कर रहा। केजीएफ देखिए, देखना मस्त मूवी एग्जाम्स के बाद। केजीएफ में वो रहता है यश, मतलब उसका नाम रहता है रॉकी, अकेला ही रूल करता है। या केजीएफ 1 तो देखी होगी तुमने, 2 तो अभी रिलीज हुई, 1 तो देखी होगी। 1 में कौन रहता है सर? 1 में गरुड़ा रहता है। गरुड़ा का कैसा, उधर मोनोपोली चलती है। तो मोनोपोली मतलब एक ही बंदा सबको रूल कर रहा है। मोनोपोली काफी हद तक आपको मोनार्की जैसा सिस्टम समझेगा। मोनार्की एंड मोनोपोली सेम सेम। मोनो मतलब एक, ठीक है, मोनो मतलब एक, हमेशा याद रखना, मोनो मतलब एक। ठीक है, पहले मोनो कलर टीवी आते थे, मोनो हेडसेट्स आते हैं, ऐसा मोनोपोली। वन सप्लायर वन प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बेसिकली एक ही प्रोडक्ट है यार, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ऐसे ही लिख दिया मैंने जस्ट टू बी ऑन द सेम लाइन। बायर बहुत सारे, बायर्स बहुत सारे, एंड फर्म सेट्स द प्राइस। समझा? परफेक्ट कंपटीशन में फर्म नहीं करती है, सेलर नहीं करता, यहाँ सेलर सिलेक्ट करता है प्राइस। ठीक है, यस सर, यहाँ सेलर सिलेक्ट करता है, वहां सेलर नहीं सिलेक्ट करता है। डिफरेंस हो गए। इसका एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवेज, भारतीय रेलवेज। अब भारतीय रेलवेज में क्या होता है,
सर भारतीय रेलवे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई प्राइस तो वही डिसाइड करेगी, एसी 2 टायर का इतना, 3 टायर का इतना, फर्स्ट क्लास का इतना, जो भी। यस सर, प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? रेलवे डिसाइड कर रहे हैं। आप और मैं डिसाइड कर सकते क्या? नहीं सर। सर सारे मोटा मोटा सारे एसी फर्स्ट क्लास की टिकट सेम, मतलब सिटिंग सेम ही होते हैं, राजधानी और एक दो प्रीमियम गाड़ियां हटा दो, बट मोटा मोटा सबकी सिटिंग सेम होती है। यस सर। सर एक ही सप्लायर है, प्रोडक्ट एक ही है, रेलवे अभी के लिए समझो सीट है। यस सर। अब एकदम डिटेल में जाओगे तो बहुत सारी चीजें चेंजेस होगी, लेकिन मोटा मोटा समझ रहे हैं, मैं ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ, ईगल व्यू। यस सर। देन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक का क्या होता है? मोनोपोली जैसा ही है, लेकिन एक के जगह 2 या 3 रहते हैं, एक के जगह 2 या 3 बड़े प्लेयर्स डील करते हैं, छोटे प्लेयर्स बहुत कम रहते हैं, बड़े प्लेयर्स मेजोरिटी तरह डील करते हैं इस मार्केट में। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, लार्ज नंबर से मेरा मतलब 5-6 5-6 10। ओलिगोपोली में 2 या 3-4 फर्म रहते हैं, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में ऐसा है कि थोड़ी ज्यादा फर्म्स है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे इनफाइनाइट नहीं, आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो इतनी फर्म है। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, ये एक इसका मेन है कि सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अलग है, थोड़े थोड़े 19 20 21 से ज्यादा अलग है। जैसे ये 2 बॉटल है, अब टेक्निकली तो तुम बोलोगे सर अरे यार ये बॉटल दिख नहीं रही, अभी ग्रीन कलर की। ठीक है, अभी के लिए समझो ये ऐसी बॉटल है, ऐसी बॉटल है, ऊपर ढक्कन है। अब ये 2 बॉटल है। यस सर। अब दोनों बॉटल तुम बोलोगे सर पानी पीने की बॉटल है, हाँ, लेकिन डिजाइन अलग है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे करके इससे पानी पीते हो ऐसे, और ये वाली बॉटल को ऐसे खोल के पानी पीते हैं। दोनों में डिजाइन स्ट्रक्चर अलग है, कुछ लोगों को शायद ये स्ट्रक्चर पसंद आएगा, कुछ लोगों को वो स्ट्रक्चर पसंद आएगा, एब्सोल्युटली देयर कॉल, लेकिन दोनों अलग अलग है। अब यही ठीक है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है। यस सर। ये लोग लॉन्ग रन में प्रॉफिट इनका कम होता है थोड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ जो कस्टमर होता है ना, वो लोअर कॉस्ट पे खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी में समझो, ये 1 लीटर की बोतल 50 रुपए की है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 लीटर की बोतल 60 रुपीज की है। तुमको यार ये डिजाइन पसंद है, फिर भी तुम ये बोतल लोगे कि नहीं लोगे? हाँ सर, बोतल का काम क्या सर? पानी पिलाना। पानी पिलाने के लिए क्या 50 ना क्या 60? समझ रहा क्या? ओ सर, समझा के ये एस्पेक्ट? यस सर समझा। ये इंपॉर्टेंट है मोनोपोलिस्टिक के लिए। मोनोपोलिस्टिक मतलब ही सर सेलर्स तो बहुत होते हैं, थोड़े हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, सॉरी हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। यस सर। लॉन्ग रन में प्रॉफिट कम होता है क्योंकि कस्टमर जो होता है वो सस्ते में खरीदता है। मैंने एक और एग्जांपल दिया, क्लोथ्स मार्केट। यार लेविस हो गया, या लेविस का ही मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को बताओ, तुम यार 10,000 की जीन्स खरीदोगे क्या? तुम मार्केट में जाओगे, अरे जो भी जीन्स है दे देना, क्या है जीन्स तो पहनना है, तो इसीलिए। एक सेकेंड, ठीक है, तो जीन्स तो तुम ले लोगे। यस सर। समझ रहा कि? यस सर। चलिए, क्लोथ्स मार्केट हो गया। एक सेकेंड, क्लोथ्स मार्केट हो गया। सॉरी वो कॉल आ गया। चलो, क्लोथ्स मार्केट समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, ओलिगोपोली। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ओलिगोपोली का सबसे बेस्ट एग्जांपल या तो कार का समझ लो, तो पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक का समझ लो। मेरे को बताओ, आज अगर तुम्हें ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक पीना है, कितने ऑप्शन है सर? सर पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, सर रेड मॉन्क, ओल्ड मॉन्क है। ए बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा ना, प्लीज अभी कुछ दिन के लिए ना अपना थोड़ा ये कुछ दिन के लिए बस ओल्ड मॉन्क मत पियो, एग्जाम के बाद जो करना है करना। कौन सी है सर? सर पेप्सी है, कोक है, 2 टाइप है। यस सर। 2 ही मार्केट है। आज मैं मार्केट में जाऊंगा तो मैं पेप्सी नहीं तो कोक लूंगा। यस सर। क्या बोलते हैं इसको सर? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पेप्सी और कोक है। यस सर। 2 ही फर्म्स है, अभी फ्यू फर्म्स है। ठीक है। यस सर। सर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, पेप्सी कोक सेम है। हाँ, कुछ लोगों का रहता है पेप्सी ये ना कोक ये, जनरल पब्लिक के लिए पेप्सी कोक सेम है। यस सर। एवरी एक्शन इक्वल रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है? अगर पेप्सी ने प्राइस बढ़ाया, कोक ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ाएगा, या पेप्सी ने प्राइस कम किया, कोक ऑटोमेटिक करेगा। ऐसा क्यों होता है पता है? अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, कोक का नहीं बढ़ा, लोग क्या सोचेंगे, यार कोक ना क्वालिटी नहीं दे रहा है, पेप्सी क्वालिटी दे रहा है, पेप्सी ले लेते हैं। और वाइसा वर्सा, पेप्सी क्यों प्राइस बढ़ाएगा? सर वो बिकेगा ही नहीं क्योंकि कोक सस्ते में। ये भी एक सोच है। यस सर। दूसरा, अब समझो, अगर कोक ने प्राइस कम किया, पेप्सी को कम करना ही पड़ेगा क्योंकि कोक ही लोग पिएंगे। समझ रही क्या ये सोच? तो ये ओलिगोपोली का ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि मार्केट के फोर्सेस ही इवेंचुअली डिसाइड करते हैं प्राइस, क्योंकि अपने मन से तुम कर नहीं सकते। तुमने हाई प्राइस सेट किया, सामने वाला भी करेगा। फिर इसका ओलिगो, पेप्सी कोका कोला के अलावा कोई एग्जांपल? यस सर। कार मैन्युफैक्चर। इंडिया में कितने मैन्युफैक्चरर्स है बताओ आज की डेट में? सर हुंडई, मारुति, टाटा, महिंद्रा और किया, बस, और एमजी। बजट प्राइसिंग की बात कर रहा हूं मैं। टोयोटा। अब तुम आके बोलोगे सर बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, बेटा बजट प्राइसिंग 30 लाख तक की कारों की बात कर रहा हूँ, 30-40 लाख तक की, यही प्राइसिंग है। बहुत कम फर्म्स है। यस सर। मोटा मोटा अब तुम देखना, कार का ब्रैकेट सेट है, 7 to 8 लाख या 6 to 10 लाख में कार आएगी। तो 6 to 10 लाख में जैसे मारुति की बलेनो आ जाएगी, या आपकी i20 आ जाएगी, या आपकी टाटा की कोई कार आ जाएगी, महिंद्रा की XUV 300 आ जाएगी। क्यों ये सब? क्योंकि ये सब एक ही प्राइसिंग में। महिंद्रा बहुत बढ़ा नहीं सकता अपनी एक कार का प्राइसिंग, बाकी को कॉम्पीट करना है सेम।
सेम, टाटा बढ़ा नहीं सकता, टाटा कम नहीं कर सकता, मार्केट के फोर्सेस डिटरमाइन कर। ये चीज समझी क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक ये बहुत काम का है, बाकी मोनोपोली और कंपटीशन सिंपल है। नेक्स्ट सर एक कॉन्सेप्ट इनसाइट है, बता दे रहा हूँ, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में आप दो टाइप की प्राइसिंग कर सकते हो, या तो प्रीडेटरी प्राइसिंग। सर प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब मार्केट एंटर करना है, अभी बहुत कम फर्म्स है मार्केट में, मेरे को मार्केट एंटर करना है, तो या तो मैं कम प्राइसिंग में या फ्री में आ जाऊं। जैसे जियो ने किया था, क्या किया था उसने सर? प्रीडेटरी प्राइसिंग फ्री में दिया था पहले 1 साल, उसके बाद भी 399 299 ऐसे सस्ते में किया था। क्यों? बिकॉज दैट वाज द प्रीडेटरी प्राइसिंग। उसके पहले मार्केट डोमिनेटेड बाय टाटा, आइडिया, वोडाफोन। टाटा डोकोमो था, वोडाफोन था, आइडिया था, यूनिनॉर तो चला गया। टाटा डोकोमो, आइडिया, वोडाफोन यही 3 डोमिनेट करते थे। अब टाटा डोकोमो भी गया, वोडाफोन और एयरटेल, ये 5। अब उसको चेंज किया, प्रीडेटरी प्राइसिंग, घुसा एकदम, और घुसने के लिए क्या किया? प्रीडेटरी, एकदम प्रीडेटर जैसा अटैक किया। क्या किया? प्राइसिंग एकदम कम कर दिया। तो दैट इज प्रीडेटरी प्राइसिंग। ठीक है, कीपिंग प्राइसिंग आर्टिफिशियली लो, काफी लो है। ठीक है, बट ये यूजुअली एक टाइम लिमिट के सर्टेन होता है, क्योंकि मार्केट कैप्चर करना है अभी, बस बाद में ये नॉर्मल प्राइसिंग पे आ जाता है। ठीक है, और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है? सिंपल है, कॉस्ट प्लस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइसिंग। बचपन से अपन यही पढ़ रहे हैं, कॉस्ट पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी डिसाइड करती है, उसी के लिए अपन ने बाकी चैप्टर पढ़ा, दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसमें अपन आरओआई, रेसिडुअल इनकम, ये सब पढ़ के आए। वही सब मेथड लगाने के हैं, और उसके बाद एक परफेक्ट कॉस्ट बनाना है। इसीलिए बोल रहा हूँ सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड। अगर वो चैप्टर नहीं देखा है तो चैनल पे उसका वीडियो है, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इनसाइड ऑफ। ठीक है, दो टाइप की प्राइसिंग पॉलिसी, प्रीडेटरी प्राइसिंग या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिंपल है यार, कॉस्ट प्लस एक मार्कअप कंट्रीब्यूशन, या जो प्रॉफिट अपन जिसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट, ठीक है सर, ये देखो ये भी हो गया परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। अभी नॉन प्राइस स्ट्रेटजी, ये यार अपन बहुत अच्छे से पढ़ के, इसलिए मैंने यहाँ डाला नहीं है, ये अपन बहुत अच्छे से पढ़ के आया है पूरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट में। जो कौन से सर? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, ट्रिपल बॉटम लाइन हो गया, परफॉर्मेंस पिरामिड हो गया, फिर और क्या, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हो गया, वो सब देख के आए, वो वहां है, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं डाला। थोड़ी स्मार्ट स्टडी करो यार, हर चीज बैठ के मत पढ़ो, जो जो पढ़ के आए उसी को सिर्फ अलग वर्डिंग्स में लिखा उस पर मत ध्यान दो। तो प्राइसिंग पॉलिसी ना, ये बहुत काम का है, ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना, प्राइसिंग पॉलिसी बहुत जरूरी है। प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है? सर इतने पे प्रोडक्ट बेचना है, उसके लिए क्या पॉलिसी लगाओगे वो इधर पता चलेगा, समझ रहा है? वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, उसको सस्टेन कैसे करोगे सर? यहां से प्राइसिंग पॉलिसी यहां लिखा हुआ है, पीपी शुड अकम्पेन कंपनीज प्राइसिंग डिसीजन। बिकॉज देखो, समझ रहे प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है? पहले पेज पे समझा दिया था। देन नेक्स्ट, इट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स विद कॉस्ट बीइंग वन ऑफ द फैक्टर्स। ध्यान देना, हमेशा बैठ के ये नहीं सोचना सर सिर्फ खर्चा कहाँ ज्यादा लग रहा है। प्रभु इतना देर से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, कॉस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, नॉट दी ओनली एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। रेड में लिखा हुआ है, सिर्फ कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इस चीज पे ध्यान देते हैं। अब एक प्राइसिंग पॉलिसी, आइडियलिस्टिक प्राइसिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ऐसा प्राइसिंग पॉलिसी होना चाहिए भाई जो इंसेंटिव दे, किसके लिए सर? सर एडिशन ऑन टेक्नोलॉजी एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। अगर आप नया इनोवेशन लाते हो तो आपको इंसेंटिव देना चाहिए। प्राइसिंग पॉलिसी का सबसे मेन एस्पेक्ट क्या? सर अगर मैं नया प्रोडक्ट लाता हूँ तो मेरे को इंसेंटिव देना चाहिए। ओके, यस सर। दूसरा, सर मैं नया प्रोडक्ट लाया बट मैं वो प्रोडक्ट में खर्चा ही, मेरे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, मुझे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करना है कि मैं जितनी जरूरत है उतना ही। देयर इज इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरी मैन्स ग्रीड, गांधी जी ने बोला था, ये चीज समझना। ठीक है, इनकरेज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का प्रॉपर उच्च तरीके से ऑप्टिमाइजेशन, मतलब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। फिर बेटर बैलेंस टुवर्ड्स डिमांड एंड सप्लाई, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है भाई कि डिमांड और सप्लाई बेटर हो। प्राइसिंग करोगे तभी ये हो पाएगा कि डिमांड कितनी उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कितनी। ये आपकी कब ढंग से होगी? सब जब बेटर बैलेंस हो टुवर्ड्स क्या सर? टुवर्ड्स डिमांड एंड सप्लाई, टुवर्ड्स डिमांड एंड सप्लाई। अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, ऐसी कोई डिसीजन मत करो जो पूरी इकोनॉमी को ही खराब कर दे। ऐसी कोई डिसीजन मत करना जो पूरी इकोनॉमी को ही खराब कर दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सस्ती कार निकाल दी,
बहुत सस्ती, तो उससे मार्केट में प्रॉब्लम होगी, नई फॉरेन कंपनीज एंटर नहीं होगी इंडिया में, नया जॉब्स नहीं जनरेट होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट उल्टा हो गया कंपनी पे। भले ही लोग भी नहीं खरीद रहे, बिकॉज लोगों को लग रहा है भाई इतनी सस्ती कार कैसे खरीदेंगे, और मैन्युफैक्चरर्स ये सोच रहे हैं यार कि इतना सस्ता हमको परवड़ेगा नहीं, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे डिसीजन है जो सिर्फ बुरा ही करेंगे, एंड ऐसे डिसीजन लेना भाई जो प्रमोट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे मदद करूँ, जो प्रमोट एक्सपोर्ट। फिर से सर एक बार ये पूरे पॉइंट याद कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए सर जो इंसेंटिव दे फॉर एडिंग इनोवेशन, यस सर, एंड मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन मैक्सिमाइज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स चाहिए। फिर सर अपने को डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर्ली मेंटेन करनी है, 4 पॉइंट हो गए, यस सर। सर नेक्स्ट अवॉइड, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं करनी जो सर एडवर्स इफेक्ट दे इकोनॉमी पे। और सर 6 पॉइंट, सर इकोनॉमी और कैसे बूम होगी जब अपन एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट तो प्रमोट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये हो गए 6 पॉइंट आपके किसके सर, प्राइसिंग पॉलिसी के। देखो यही 6 पॉइंट है प्राइसिंग पॉलिसी। अब फाइनली आता है अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए क्या प्रिंसिपल चाहिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए क्या प्रिंसिपल चाहिए, यस सर। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए क्या प्रिंसिपल चाहिए, हाउ टू अराइव एट राइट प्राइस, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये वही है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसको लिखा है हाउ टू अराइव एट राइट प्राइस, मतलब करेक्ट प्राइस, सही प्राइस पे कैसे आना। सबसे पहले प्राइस कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज करो प्राइस को एज पर कस्टमर्स नीड्स। सर कैसे, सर सबसे पहले ऐसी प्रोडक्ट लाइन बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन है, अब मेरा वाला आईफोन है, जैसे ये आईफोन रखा है, मेरा आईफोन 128 GB है, यस सर। आईफोन अलग अलग ऑप्शन देता है, 64 GB, 256 GB, 128 GB, सबकी प्राइसिंग अलग है। क्यों ऐसा करा हुआ है आईफोन ने, ताकि कस्टमर को जिसकी जो नीड है, जैसे मम्मी है मेरी, अब मेरी मम्मी को ज्यादा फोन का यूज ही नहीं है, बहुत कम है, हार्डली व्हाट्सएप है, इसी का है, कॉल वॉल का, चलो डॉक्टर है तो एक दूसरा फोन है, तो प्राइमरी फोन का यही यूज है, जो सेकेंडरी फोन है जो बाकी फैमिली फंक्शंस के लिए वो अलग है। तो प्राइमरी फोन में मैं कम मेमोरी वाला लूंगा जिसमें सिर्फ कॉल आने, कॉल पिकअप करने, पेशेंट से जो काम है, समझ रहे हो। तो उसके लिए आईफोन ने दे दिया कि आप 64 वाला ले लो, ज्यादा मेमोरी का काम नहीं, वाई यू पेइंग एडिशनल अमाउंट फॉर एडिशनल मेमोरी जो आप कभी यूज नहीं करोगे, समझ रहा। सो आप प्राइस कस्टमाइज कैसे करोगे, अलग अलग प्रोडक्ट बना के, कि भाई 64 GB का आईफोन इतने का, 128 का इतने का, 256 का, प्रोडक्ट बेसिस पे, कस्टमर के पास बिहेवियर पे। अपने को पता है भाई, अपने पास डेटा है कि कस्टमर का पास बिहेवियर कैसा है। कस्टमर दिवाली के टाइम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता है, तो अपन उस टाइम सेल लाएंगे, कस्टमर का पास बिहेवियर। या दूसरा, इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया में लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमें गाड़ी ऐसी चाहिए जो एवरेज ज्यादा दे, तो ऐसी गाड़ी बनाओ जो एवरेज अच्छा दे रही हो। आपको समझ रहा है कि कस्टमर का डेटा एनालिटिक्स, डेटा बहुत समझो कस्टमर को कि उसको क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, थर्ड डेमोग्राफिक्स। सर इसका मतलब, बेटा डेमोग्राफी मतलब एज स्ट्रक्चर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक एरिया में जाओ तो अब वो एरिया में मेनली शायद 16 साल के बच्चे मतलब यंगस्टर्स रहते हैं, तो आप वहाँ अलग स्ट्रैटेजी लगाओगे। आप कोई ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ थोड़े एजेड लोग रहते हैं, सीनियर रिटायर्ड सिटीजन्स रहते हैं, तो आप उनके लिए प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी अलग बनाओगे। आपको एक प्रोडक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए बनाना है तो आप उसकी स्ट्रैटेजी अलग बनाओगे, सिर्फ लड़कों के लिए बनाना है तो प्रोडक्ट अलग बनाओगे। यस सर, समझ रहे क्या ये चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, हीरो प्लेजर। जब प्लेजर मार्केट में आई थी ना, ये बहुत अच्छी केस स्टडी में यूजुअली बताता हूँ, ये क्या होता, जब प्लेजर मार्केट में आई थी उस टाइम तक एक्टिवा ने पूरा मार्केट डोमिनेट था, मार्केट वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाय एक्टिवा। अब प्लेजर को पता था हम डायरेक्ट एक्टिवा से कॉम्पीट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कॉम्पीट विद एक्टिवा, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट दैट वन। तो एक्टिवा से लोग, और एक्सेस, सुजुकी एक्सेस, इनसे हम डायरेक्ट कॉम्पीट नहीं कर सकते। उन्होंने दिमाग लगा, उन्होंने क्या सोचा, यार हम 20% जो गर्ल्स है ना, या मतलब टू बी स्पेसिफिक, मोपेड कितने लेते, मेजोरिटी, मतलब जैसे मेरा एम था मुझे बाइक लेनी है, तो मेजोरिटी लड़के का बाइक लेना होता है, लड़कियों का मोपेड होता है। ठीक है, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने एडवर्टीजमेंट ही पूरी अराउंड वुमेन्स करी, उनको बेचना ही नहीं आदमियों को, उन्होंने एडवर्टीजमेंट ही पूरी अराउंड वुमेन्स करी है। व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, प्लेजर को बाइक से कंपेयर किया, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, प्रियंका चोपड़ा, पूरा कैंपेन, पूरा वो कैंपेन स्ट्रक्चर ही अराउंड इसके बना दिया। और उस चक्कर में प्लेजर बहुत चल गई, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक कैटर किया, डेमोग्राफिक पढ़ के कैटर किया कि भाई अपन सिर्फ वुमेन्स के लिए कैटर करते हैं, वाई अपन जाते ही नहीं ना उस स्ट्रैटेजी में मेन के तरफ, सिर्फ वुमेन का मार्केट कैटर करते। और उन्होंने एक्टिवा और एक्सेस को फाइट दी, एक्टिवा और एक्सेस का मार्केट काटा, कैसे, सिर्फ ये एक लाइन से, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। ठीक है, समझ रहा। तो ये उन्होंने किस पे, डेमोग्राफिक के बेसिस पे किया। टाइम डिफरेंस,
अरे अलग अलग टाइम पे बेसिकली यार, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज आती है, उस टाइम में अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है, ये सब टाइम डिफरेंशियल की टाइम अकॉर्डिंगली। दिवाली के टाइम आता है तो दिवाली के टाइम दे दो यार, दिवाली के टाइम ये ऑफर दे दो, यस सर, क्रिसमस के टाइम दे दो, समझ रहे हो, ये दिवाली त्योहार त्योहार के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑफर दे दो। इस टाइप से आप प्राइस कस्टमाइज कर सकते हो। क्या कर रहे हो, प्राइस कस्टमाइज कर रहे हो। कैसे सर, सर एक बार फिर से, सबसे पहले प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के बना दो, फिर सर कस्टमर का पास बिहेवियर, फिर सर उसके बाद सर डेमोग्राफिक्स, सर देन उसके बाद टाइम डिफरेंशियल, देन प्राइस सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी मतलब कोई आदमी कितना सेंसिटिव है, मतलब संवेदनशील है, इसका मतलब है उसको क्या अफेक्ट कर रहा है। प्राइस सेंसिटिव मतलब कस्टमर प्राइस बढ़ाने या कम होने से कितना अफेक्ट हो रहा है, कितना अफेक्ट हो रहा है, एज इन वो प्राइस सेंसिटिव है कि नहीं, मतलब अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो वो मेरा प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, ये होता है प्राइस सेंसिटिव का मतलब। क्या मतलब होता है प्राइस सेंसिटिविटी का, कि भाई मेरे प्रोडक्ट का प्राइसिंग बढ़ाने से क्या कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा या प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। यस सर, ये होता है प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब। अब इसका मैंने एक शॉर्टकट बनाया, डेविड यूएस से पाइस लेके आया। पाए होते हैं ना खाने की पाए, यस सर, डेविड एक बंदा है वो यूएस से लेके आया। सर ये शॉर्टकट के पीछे कोई लॉजिक, बेटा सिर्फ याद करने के लिए है प्लीज। डेविड यूएस से पाइस लेके आया, क्या करा डेविड, डेविड यूएस से पाइस लेके आया। अब सर डी से क्या होता है, डिफिकल्ट कंपैरिजन इफेक्ट। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट का कंपेयर करना बहुत मुश्किल, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी कैलकुलेटर है, अब इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं, बाकी जो दूसरे कैलकुलेटर होते हैं उसमें किसी में तीन तीन जीरो वाला बटन नहीं होता है, या किसी में ऐसा आप एक बार मेमोरी में डालो और फिर कैंसिल कर दो तो मेमोरी गायब हो जाती है, ऐसे अगर तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते हो प्रोडक्ट को। यस सर, मेरे को बताओ, तुम्हारे प्रोडक्ट को कोई और प्रोडक्ट से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, तो अगर मैं तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइसिंग बढ़ा रहा हूं, कस्टमर के पास चॉइस नहीं है, वो तुम्हारा ही प्रोडक्ट खरीदेगा। क्या करेगा, वो तुम्हारा ही प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि कंपैरिजन में प्रॉब्लम है। तो अगर मैं तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइसिंग बढ़ा रहा हूं तो प्राइस सेंसिटिविटी का क्या होगा, कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है कि नहीं है, नहीं सर, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो भी कस्टमर खरीदेगा, मतलब वो प्राइस इनसेंसिटिव है, उसको सेंसिटिव नहीं हो रहा। वो सेंसिटिव मतलब वही ना, ऐड पढ़ते हो ना, दांतों में झंझनाहट, सेंसिटिविटी है, मतलब आप अफेक्ट हो रहे हो। मेरे प्राइस बढ़ाने से कस्टमर अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो प्राइस सेंसिटिविटी कम है। मतलब ही अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो रहा है, मतलब इनवर्स रिलेशन। आई का मतलब इनवर्स होता है, डी का मतलब डायरेक्ट होता है, यहाँ लिख दिया है, ठीक है, आई का मतलब इनवर्स, डी का मतलब डायरेक्ट, यस सर। देन यूनिक वैल्यू इफेक्ट, सेम, मेरे प्रोडक्ट कस्टमर को एक अलग सी वैल्यू देता है। जैसे आईफोन है, आईफोन लेने के बाद भले ही यार, भले ही मैं मानता थोड़ा ओवर प्राइस है, बट स्टिल जो आपको मिलता है ना प्रीमियम केयर आईफोन है, वो अलग है, वो कोई वो शब्दों में नहीं बता सकता मैं। तो ये होता है यूनिक वैल्यू इफेक्ट, यूनिक वैल्यू इफेक्ट, यस सर। तो वही सेम, मेरा प्रोडक्ट का अगर प्राइसिंग बढ़ा भी, कस्टमर तो इनसेंसिटिव है यार, उसको क्या फर्क पड़ना, आईफोन 90 का हो 95 का हो फिर भी खरीद रहा। तो इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। नमक सिंपल टर्म्स के लिए, यस सर, नमक की वैल्यू बढ़ गई तो भी क्या कस्टमर लेगा नहीं, क्या नहीं, नमक छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, तो उसमें इनसेंसिटिव है, यस सर। सब्सटीट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट, अब ध्यान देना, सब्सटीट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट मैंने कोका कोला के एग्जांपल में बताया था। कोका कोला का प्राइसिंग बढ़ता है, लोग पेप्सी पीना शुरू कर देंगे, समझ रहा, कोका कोला का प्राइसिंग बढ़ता है, लोग पेप्सी पीना शुरू कर देंगे, ठीक है, यस सर, ये चीज समझी, हाँ सर। क्यों ऐसा, अगर लेस का प्राइस बढ़ गया लोग कुरकुरे खाना शुरू कर देंगे, सर हाँ, तो ठीक है, तो दैट इज सब्सटीट्यूट। इसका मतलब कस्टमर को सब्सटीट्यूट के बारे में पता है, वो लोग अवेयर है, वो लोग को पता है सब्सटीट्यूट क्या होता, तो उसका मतलब ही क्या होगा, मेरे साथ बोलो, सर सर सर, अगर मेरा प्राइस बढ़ा, कस्टमर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मेरा प्राइस बढ़ा कस्टमर भाग जाएगा, गया कस्टमर, टाटा खत्म, टाटा बाय बाय। तो कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये यार डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, अब ये देखो, डेविड यू यूनिक वैल्यू इफेक्ट, एस, एस से सब्सटीट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट, दूसरे एस से शेयर कॉस्ट इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट आप एक के साथ एक खरीदते हो तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिमोट खरीदा, अब रिमोट के साथ मैंने बैटरीज भी लिए, देखो रिमोट के साथ मैंने बैटरीज भी लिए, दोनों साथ में आते हैं, तो अगर मैं रिमोट का प्राइस थोड़ा बढ़ा भी दूंगा ना, बैटरी का कम रखा, तो ये दोनों शेयर्ड कॉस्ट हो जाते हैं, समझ रहे, दोनों साथ ही में जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पड़े ना, वही होता, ठीक है, शेयर कॉस्ट। अब मेरे को बताओ, थोड़ा बहुत अगर इसका प्राइसिंग बढ़ता है, यस सर, कस्टमर को फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसका प्राइसिंग सेम है, तो वो सोचता है 2-5 रुपए इधर उधर फर्क नहीं पड़ेगा। तो शेयर कॉस्ट इफेक्ट में क्या होगा, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो कस्टमर इनसेंसिटिव है, वापिस इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, वापिस इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड बेनिफिट इफेक्ट, यार एट द एंड कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, एंड बेनिफिट का मतलब वही होता है, देखो
टोटल कॉस्ट जो एंड में बेनिफिट मिल रहा है उसके चक्कर में बहुत कम खर्चा दे रहा है कस्टमर, बहुत कम खर्चा, तो वो चलता है। जैसे आपने इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेंबरशिप लेते हो क्लब महिंद्रा की सर, हाँ क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप 2-2.5 लाख की होती है, यस सर, अप फ्रंट आपको पे करना होता है, यस सर। अब क्या सोचोगे तुम, सर अप फ्रंट आज 2-2.5 लाख पे कर रहा, मैं एसआईपी में डालता तो शायद 10 साल में करोड़पति हो जाता, ऐसा नहीं सोचते। आज तुम वो करने के बाद एंजॉयमेंट कर सकते हो, तुम घूमने जाओगे, तुम्हारा रिसोर्ट का कॉस्टिंग कम हो गया, तुम्हारे यहाँ जिम्स है, स्विमिंग पूल्स है, क्या है ये अप फ्रंट, आपको भले ही ज्यादा पैसा देना हो रहा है लेकिन आपको एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म एंड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऐसे टाइम वापस प्राइस थोड़ा बढ़ा भी तो फर्क नहीं पड़ता, सॉरी प्राइस थोड़ा बढ़ा भी तो फर्क नहीं पड़ता, तो आप वापस इनवर्स रिलेशनशिप, यस सर। नेक्स्ट, प्राइस क्वालिटी इफेक्ट, सिंपल है यार, ध्यान दो, प्राइस बढ़ा रहा हूं तो भी क्वालिटी ढंग का दे रहा है सर, यही हमने पढ़ा है ऊपर, यूनिक वैल्यू इफेक्ट, सेम ही है, सिर्फ इंस्टीट्यूट ने पॉइंट डाला इसलिए मैंने डाल दिया, यहाँ भी सेम आएगा। उसके बाद इन्वेंटरी इफेक्ट, ध्यान देना, कोई प्रोडक्ट को भाई मैं ज्यादा देर स्टोर ही नहीं कर पा रहा, मैं स्टोर ही नहीं कर पा रहा, वो ऐसा प्रोडक्ट है कि खराब हो जाता है, जैसे पनीर है, अब पनीर ऐसा प्रोडक्ट है सर ज्यादा देर स्टोर नहीं कर पाता हूँ सर, खराब हो जाएगा, तो सर ऐसे टाइम अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं तो भी कस्टमर खरीदेगा, डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस बढ़ा रहा हूं कस्टमर सेंसिटिव है, प्राइस कम कर रहा हूं कस्टमर इनसेंसिटिव है, समझ रहा क्या, जो चीज कस्टमर स्टोर ही नहीं कर पाएगा भाई, अगर मैं उसका प्राइस बढ़ा दूंगा कस्टमर बोलेगा भाई मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे भी मैं आज खरीद के मेरे घर पे 2 दिन में खराब हो जाएगा, छोड़ना 2 दिन पनीर नहीं खाऊंगा, समझ रहा क्या ये चीज, कि इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, मेरे को, मैं या कस्टमर कोई भी, इन्वेंट्री ठीक से नहीं हो पा रही, ऐसा प्रोडक्ट है कि इन्वेंट्री में नहीं रह सकता, तो जो प्रोडक्ट इन्वेंट्री में नहीं रह सकता उसका प्राइस बढ़ा दूंगा तो कस्टमर खरीदेगा क्या, पागल है क्या कस्टमर, भाई मैं क्यों इतना महंगा प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, ऐसे भी 2 दिन में खराब हो जाएगा, इतने फास्ट तो मैं सेल ही नहीं कर पाऊंगा, अगर कस्टमर भी B2B है तो, यस सर। तो डायरेक्ट रिलेशन, एक्सपेंडिचर इफेक्ट, अब बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा, सेम डायरेक्ट रिलेशन। सर संक इन्वेस्टमेंट, संक इन्वेस्टमेंट देखिए, संक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, प्राइस सेंसिटिव इज लो व्हिच आर यूज्ड विद एसेट्स प्रीवियसली ब्रॉट, संक इन्वेस्टमेंट मतलब सर मैंने ये बॉटल पहले ही खरीद ली थी, संक इन्वेस्टमेंट है मेरा, अब मुझे इसके लिए ढक्कन खरीदना, ढक्कन के थोड़े प्राइसिंग बढ़ जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेन एसेट मैंने खरीद लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एसी खरीद लिया, यस सर, एसी आप समझ लो बहुत बड़ा एसेट है, एकदम बड़ा, वो सेंट्रलाइज एसी तुमने खरीदा, यस सर। अब वो एसी में ना एक स्पेशल टाइप का फैन आता है, क्या हुआ, अभी वो फैन 1 लाख का, लेकिन शायद 6 महीने बाद वो फैन 4 लाख का हो गया, तुम्हें एनीवेज वो फैन खरीदना है क्योंकि तुमने एसी का खर्चा दे दिया, तुमने बड़े वाले एसेट का खर्चा दे चुके हो, अब तुम वो नहीं खरीदोगे तो 4 लाख भी जाएंगे, तो तुम्हारे लिए फर्क नहीं पड़ने वाला, पंखे का प्राइस कम हो पंखे का प्राइस बढ़े, तुम्हें पंखा खरीदना ही है, वो तुम्हारी नेसेसिटी हो चुकी है, इसीलिए क्योंकि तुमने इनिशियली जो एसेट का खर्चा है संक कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट हमेशा संक कॉस्ट होता है, तुमने बड़ा वाला खर्चा तो कर दिया ना, अब छोटे खर्चे से क्या डर रहे हो, तो दैट इज इट। तो इसका शॉर्टकट क्या, डेविड यूएस से पाइस लाया, डी से सर डिफिकल्ट कंपैरिजन इफेक्ट, यू से यूनिक वैल्यू इफेक्ट, एस से सर सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट, एफ से सर शेयर कॉस्ट इफेक्ट, ई से सर एंड बेनिफिट इफेक्ट, डेविड यूएस से पाइस, पी से सर प्राइस क्वालिटी इफेक्ट, आई से इन्वेंट्री इफेक्ट, ई से एक्सपेंडिचर इफेक्ट, एस से संक इन्वेस्टमेंट, समझा, डेविड यूएस से पाइस लाया। नेक्स्ट, अब सर सबसे इंपॉर्टेंट प्राइसिंग मेथड, अब प्राइसिंग मेथड बहुत जरूरी है, ध्यान देना, प्राइसिंग मेथड के तरीके, प्राइसिंग मेथड के तरीके पूरा एक ही पेज में पूरा चार्ट है सर। सबसे पहले तो कॉस्ट बेस, बेटा ये सबसे सिंपल है इसलिए इसको सबसे पहले करते हैं, ये बचपन से अपन पढ़ कर, कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज, कॉस्ट मान पता रहती है तुमको, उस पर एक फिक्स परसेंटेज जितना तुमको प्रॉफिट चाहिए, सर ये फिक्स परसेंटेज अलग अलग तरीके से निकालते हैं, या तो आर्बिट्री कर लो, या तो अपन जो इतने सारे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में चैप्टर पढ़ के ROI RI या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स उसके बेसिस पे डिटरमाइन करो, यही चीज इधर लिखी हुई है इतने बड़े पैराग्राफ में, देखिए ठीक है। और यही है वेरिएबल कॉस्ट विच आर कंसीडर्ड रेलेवेंट कॉस्ट आर यूज्ड फॉर प्राइसिंग, यूजुअली कॉस्ट में वेरिएबल खर्चा आता, फिक्स कॉस्ट आता नहीं, सर क्यों नहीं आता, बिकॉज बेटा फिक्स कॉस्ट तो लग चुका है, फिक्स कॉस्ट तो संक कॉस्ट है, कॉस्टिंग का बेसिक एक एग्जांपल समझ लो, सब चीजें समझ जाएगी, ये एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल आप मैं, समझो आप मैं और अपन दोनों एक हॉस्टल में रहते हैं, ठीक, यस सर, आज हॉस्टल का किराया 10,000 रुपए पर मंथ, हाँ सर, आप 5,000 भरते हो, मैं 5,000 भरता हूँ, पीजी रूम है, यस सर, क्या हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड रहने है या मेरी गर्लफ्रेंड, किसी भी एक की गर्लफ्रेंड रहने है, यस सर, अब गर्लफ्रेंड आके बोलती है कि यार मतलब इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मैं भी पैसे दूंगी, हम ठीक है तू देना, तो अब वो क्या, अब एक्चुअली क्या होना चाहिए, बात समझो, 10,000 को 3 लोगों में बांटना है तो 3-3-3 बांटना है, यस सर। अब क्या बोली गर्लफ्रेंड कि यार नहीं नहीं एक काम कर, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, मैं ना तुमको महीने के 1,500 रुपए दूंगी रूम का, तो अपन दोनों डिस्कस करते हैं, तो मैं तो फिर भी मान जाता था, आप बोले नहीं 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 सर ऐसा नहीं होगा 1,500, फिर मैंने तुम्हें समझाया, अभी एक चीज समझो,
एक चीज पे ध्यान देना, इस चीज पे। अभी करेंटली तुम और मैं कितना दे रहे हैं सर? आप 5,000 दे रहे हो, मैं 5,000 दे रहा हूँ। सर आप 5,000 दे रहे हो, मैं 5,000 दे रहा हूँ। यस सर। सर जो गर्लफ्रेंड आई है, गर्लफ्रेंड आने से वो 1,500 दे रही है। यस सर। तो टोटल अभी 10,000 का जो किराया है उसमें से 1,500 जा चुका। हाँ सर। अब हम सर आपको मेरे को तो 8500 ही भरने हैं। यस सर। 8500 को 2 से बांट दो, आपको 4,250, मेरे को 4,250। तो गर्लफ्रेंड आने से 750 रुपए अपन दोनों के बच गए ना। हाँ सर। ये है कॉस्टिंग। और अगर आप, यही है दिमाग लगाना, ये बिजनेसमैन सोचते हैं, ये एफसीएमपी में। पुराने कॉस्टिंग वाले क्या सोचते थे, ऐसा थोड़ी होगा तुम 5,000, वो लड़के आने से ऐसा थोड़ी कि 1,500 देगी, उसको तो पूरा 3,333 देना है। ऐसा नहीं होता। थोड़ा ब्रेन लगाओ कि ओवरऑल कॉस्ट बच रहा ना, क्योंकि फिक्स, समझ रहे हो, वेरिएबल खर्चे पे हमेशा ध्यान देने का। हमेशा वेरिएबल खर्चे पे फिक्स कॉस्ट लग चुकी है, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, हमेशा वेरिएबल खर्चा कम करने का सोचना। यस सर। तो यहाँ हर जगह वेरिएबल कॉस्ट लोगे, मैंने लिखा नहीं क्योंकि समझा ही दिया वेरिएबल कॉस्ट। यस सर। देन प्लस फिक्स परसेंटेज। देन सर इसका आता है सी, इसका सीसीवी है, सी कॉस्ट बेस्ड, अगला कंपटीशन बेस्ड। अब मेरे को आता है कंपटीशन। कंपटीशन दो तरीके से होता है सर। सबसे पहले गोइंग रेट समझो, जो प्राइस इंडस्ट्री में चलता है। इंडस्ट्री काहे में पढ़ा था सर ये? सर इंडस्ट्री का प्राइसिंग अपन ने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक में एज वेल एज ओलिगोपोली में, दोनों जगह पढ़ा था कि इंडस्ट्री का प्राइस सेट होता है, इंडस्ट्री के फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। यस सर। जो प्राइस इंडस्ट्री में चलता है वही प्राइस आपको रखना पड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप कोई और प्राइस रखोगे तो काफी डिस्ट्रप्टिव होगा इंडस्ट्री के लिए, काफी डिस्ट्रप्टिव होगा इंडस्ट्री के लिए भी और आपके लिए भी। जो जियो ने किया था, गोइंग रेट का प्राइसिंग नहीं रखा, आते से एकदम सस्ता कर दिया, जिसको अपन बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। क्या बोलते हैं? प्रीडेटरी प्राइसिंग। जियो आते से बोला इतना तामझाम नहीं, एकदम सस्ते में प्रोडक्ट दो। So that is not an example of going rate, it is an example of predatory pricing. But eventually आज आप जियो एयरटेल किसी पे भी जाओ, हार्डली 100 रुपीज के आसपास का फर्क है पर मंथ, उससे ज्यादा का फर्क है नहीं जियो या एयरटेल में। तो अब वो सब गोइंग रेट पे आ गए, अब वो सब एक इंडस्ट्री के मार्केट पे आ गए। कुछ टाइम के लिए आप ये सब कर सकते हो, इवेंचुअली जो इंडस्ट्री में चल रहा है आपको वही करना है। ठीक है। यस सर। सर सील बिड क्या होते हैं? यार टेंडर भरे होगे ना। हाँ सर। अब ये पहले ऐसा सील्ड बिड, अब इसमें एनवेलप में तो मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि पहले ऐसा करते थे। आजकल सब ईवी इलेक्ट्रॉनिकली होता है। क्या होता है? आप इलेक्ट्रॉनिकली टेंडर भरते हो, अपना प्राइस कोट करते हो, प्राइस सिस्टम में जाता है। 1,000 लोगों ने इंडिया में टेंडर भर दिया, सबका प्राइस चला गया। इवेंचुअली जो सबसे कम प्राइसिंग है विद बाकी फैक्टर्स भी, जैसे सीए में भी बिडिंग होती है, अगर ये पता नहीं है तो, कि बहुत सारी जगह बैंक ऑडिट या गवर्नमेंट ऑडिट के लिए बिडिंग होती है कि इतना प्राइसिंग है, वहां पॉइंट्स अलॉट होते हैं। सर किसके लिए? प्राइसिंग के लिए पॉइंट्स नहीं रहते उधर, उधर पॉइंट्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी में 10 पार्टनर्स है तो मेरे को ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, उसमें से 5-6 दिशा क्वालिफाइड है तो और ज्यादा, 2 वुमेन है तो और ज्यादा, ऐसे पॉइंट्स अलॉट रहते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस है किसका, कोई यंग सी है तो उससे पॉइंट्स अलॉकेट होते हैं। इवेंचुअली वो सारे पॉइंट्स मिलके टेंडर फाइनलाइज होता है कि प्राइसिंग भी सही है और बाकी पॉइंट्स भी सही है। तो उसी को बोलते हैं सील बिड प्राइसिंग। क्या बोलते हैं? सील बिड। एक सील करके आप बिड करते हो। यस सर। देन ये होगा कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट इंडस्ट्री रेट या फिर आपको टेंडर लेना है। सर वैल्यू बेस्ड, या तो आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करो। इसका मतलब क्या होता है सर? ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू। सबसे पहले परसीव्ड वैल्यू का मतलब समझते, सॉरी परसीव्ड वैल्यू का मतलब समझते। परसीव्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? कस्टमर को जो लगता है उसको वैल्यू डिलीवर हो रही। किसको? कस्टमर को जो लगता है उसको वैल्यू डिलीवर हो रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये कैलकुलेटर, अब हर कस्टमर के लिए वैल्यू अलग है। आज हम सीए स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेटर, मेरा तो ये फाउंडेशन से मेरे साथ, सीपीटी से मेरे साथ है, तो ये कैलकुलेटर की वैल्यू बहुत है मेरे लिए। यस सर। अब शायद कोई और नॉर्मल बिजनेसमैन सोचेगा क्या है कैलकुलेटर तो लेना, ये नहीं तो कोई और सही, लेकिन अपने को तो अपना कैलकुलेटर बहुत पसंद होता है। तो कस्टमर के लिए क्या वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए कैलकुलेटर लाखों का होगा, किसी के लिए शायद हजारों का होगा। तारक मेहता, आत्माराम तुकाराम भिड़े, उसके लिए उसका स्कूटर सखाराम वर्थ करोड़ों का है, किसी और के लिए स्कूटर होगा। तो कस्टमर के लिए क्या वैल्यू है ये भी इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को क्या लगता है उसको कितनी वैल्यू देगा वो प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्राइसिंग करने तो आपको समझना है कि कस्टमर को क्या लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाने गया या कॉफी पीने गया, अब मेरे लिए कॉफी 100-150 रुपए तक ठीक है। अब यार स्टारबक्स की 300 रुपए की, कुछ कस्टमर्स को उतनी वैल्यू दे रहा है इसलिए स्टारबक्स चल रहा है, मेरे लिए नहीं है उतनी वैल्यू। तो कस्टमर टू कस्टमर भी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है। तो परसीव्ड वैल्यू क्या? जो कस्टमर को लगता है उसको जो वैल्यू डिलीवर हो रही है। सर टीवी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, बेटा ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या? इंटेंडेड टू डिलीवर कस्टमर बेनिफिट्स रिलेटेड टू अदर प्रोडक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल अभी समझ लो ये दोनों एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेरे को वैल्यू देता है, लेकिन आपका प्रोडक्ट उसके अलावा क्या ज्यादा दे रहा,
क्या ज्यादा दे रहा है, समझ रहे हो, उसके अलावा क्या ज्यादा दे रहा है, ये बहुत जरूरी है जानना। और ये वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू पे है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी इधर इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ रहा क्या? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग का भी 60,000 का फोन आता, वन प्लस का भी 60,000 का फोन आता, कंपेयर करो। सैमसंग के फोन में शायद 2-3 चीजें ज्यादा है, वन प्लस में नहीं हो, या वन प्लस में ज्यादा है, सैमसंग में नहीं हो। तो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू लोग कैसे करते हैं, हमारे फोन में ये है, ये कंपनी में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है, तो ये क्या बता रहे सर, ये ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। हमारे बाद नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, सैमसंग है। अब सैमसंग को अगर 50,000 रुपए लग रहे हैं फोन बनाने को, प्लस वैल्यू ऑफ परफॉर्मर डिफरेंशियल, हम जो एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी हमारी सबसे वैल्यू 10,000 रुपए है, तो हम 60,000 रुपए का प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ रहा क्या ये चीज समझी क्या? इसके लिए मैंने सैमसंग और वन प्लस का एग्जाम्पल लिया 60,000 के ब्रैकेट में, ठीक है, ये चीज समझी। तो इसका मतलब क्या होता है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू का? तो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू का क्या हुआ, कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के लिए हम कॉम्पिटिटर का प्राइस देखेंगे जो सेम हमारे जैसी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हम ज्यादा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम उसको और चार्ज करेंगे। समझ रहा? हाँ सर समझा। समझा क्या ये चीज? यस सर समझी। ये लिखा हुआ इधर देखो, ये क्वेश्चन है, ये वाला आपको आराम से जम जाएगा। ये उसका है जो अपन पढ़ा y इज इक्वल्स टू ax टू द पावर b। सर ये कहाँ पढ़ा था बेटा, प्लीज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ा है ये, ठीक है, लर्निंग कर्व कोएफिशिएंट वाला। नेक्स्ट देन गोइंग रेट प्राइसिंग, सेल बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड, टीईवी। टीईवी को ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव वैल्यू, ठीक है, उसी को टीईवी भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल, ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप कर लोगे, आपको जम जाएगा। परसीव्ड वैल्यू मतलब कस्टमर को क्या लग रहा है कितनी वैल्यू दे रहा है। सर ये एक टेबल है, चलो ये ग्राफ देख लो, देखो इतना तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ब्लू वाला, हाँ सर ब्लू वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स है। प्रॉफिट क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर बचपन से पढ़ के आ रहे तो ये वाला एरिया प्रॉफिट हो गया, हो सर। अब मुझे बताओ परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर को लग रहा है उसको प्रोडक्ट इतनी वैल्यू देगा, ये पर्पल वाली लाइन, और एक्चुअली प्राइस ये है, तो बेनिफिट कितना एडिशनल मिला कस्टमर को। सर परसीव्ड वैल्यू माइनस प्राइस, बहुत सिंपल है, हाँ सर परसीव्ड वैल्यू माइनस प्राइस, परसीव्ड वैल्यू माइनस प्राइस, इतना कस्टमर को लग रहा है उसको बेनिफिट मिला, यस सर। और ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऊपर आ गई। अब ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू में से परसीव्ड वैल्यू वो अपना एक्चुअली हो जाता है, वही लिखा हुआ इधर, उसको कुछ दिया नहीं डेफिनेशन, लेकिन समझ रहे हो, यस सर। तो सर कॉस्ट प्राइस, प्राइस के बाद सर ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू आता है कि परसीव्ड वैल्यू आता है, सर परसीव्ड वैल्यू, और उसके बाद ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, ऐसी डायग्राम दी हुई है इंस्टीट्यूट में। समझ रहा है कि ये चीज, यस सर। नेक्स्ट अब समझो, अब ये तो हो गई सर आइडियलिस्टिक सिचुएशन, ठीक है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन हो गई है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, अब अपन देखते हैं, जैसे 2008 का रिसेशन आया था यूएस में, लेमन ब्रदर्स नाम से कंपनी तो बैंकरप्ट भी हो गई थी, एंड ट्रस्ट मी लेमन ब्रदर्स आईआईएम से सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट करता था, इतनी बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, रिसेशन हिट हुआ। ऑफ कोर्स वो रिसेशन क्यों हुआ, क्योंकि चलो ठीक है हाउसिंग सेक्टर के लोन के कारण रिसेशन था, उस पर कभी और डिटेल में जाएंगे, लेकिन रिसेशन हिट हुआ। अब रिसेशन के टाइम क्या करना है, रिसेशन के टाइम बेटा टोटल खर्चे से कम में बेच सकते हो। क्यों सर, सर क्यों बेचेंगे, लॉस होगा बेटा, लॉस होगा लेकिन कम लॉस होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस, लॉस कम करना इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट कमाना, लॉस कम करना इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट कमाना, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक आपको आपके लाइफ से एग्जांपल था, आप में से कुछ लोग अगर अभी सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, ग्रुप 1 नहीं दे रहे, या तो आप लोग ऐसा कर रहे हो कि ग्रुप 2 पूरा दे रहे हो, ग्रुप 1 का एक पेपर दे रहे हो, भले आप 3 में फेल हो रहे हो, लेकिन एक अगर एग्जाम हो गया तो अब ग्रुप 1 में पास थोड़ी हो रहे हो, तो आप बोलोगे क्यों दे रहे जब पास ही नहीं हो रहे, अरे लेकिन एक एग्जाम हो रहा ना, अपना आगे का टेंशन कम करवा रहे ना, सो दैट इज द सेम थिंग, लॉस कम करना मतलब प्रॉफिट होना इन शॉर्ट, यस सर। तो सेलिंग प्राइस कम हो गया आपकी टोटल कॉस्ट से। तो इसके कुछ एडवांटेजेस समझना, तुम मशीन चला रहे हो तो मशीन बंद रह के खराब होती है, बंद नहीं रहेगी, मशीन चलती रहेगी, यस सर। पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंडिया 16, एफआर, सर एफआर भी आता है आपको, हाँ समझो, पीपी कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिटोरिएशन, पीपी को आप डिटोरिएशन से प्रिवेंट कर सकते हो, यस सर। सर स्किल्ड एम्प्लॉइज आर नॉट रिलीज, लॉजिकली सोचो यार, कंपनी चल रही है, स्किल्ड एम्प्लॉइज रिलीज कर दोगे, रिलीज कर दिए तो स्किल्ड एम्प्लॉइज मुश्किल से मिलते हैं, ताजमहल में तो उसने हाथ काट लिए थे शाहजहां ने, सिमिलरली स्किल्ड एम्प्लॉइज नहीं मिलते अगर काम बंद हो गया तो, एक बार एक स्किल्ड एम्प्लॉय कहीं और चला गया कि गया खत्म टाटा बाय बाय, तो स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे। फिर ड्यूरिंग गुड टाइम्स बिजनेस कैन बी रेडी, जैसे रिसेशन गया
आपका बिजनेस कंटिन्यूस चल रहा है, आपके लोग एक्टिव है, जैसे ही रिसेशन खत्म बिजनेस बैक टू नॉर्मल, एकदम कोई टाइम वेस्ट नहीं। यस सर। और दूसरा, अवॉइड कंपटीशन ड्यूरिंग दिस फेज। आप कम खर्चे में बेच रहे हो तो कंपटीशन का नखरा नहीं है यार, अपने को सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है, अपने को खर्चे कम करवाने, इवेंचुअली लॉस कम कराना, मतलब प्रॉफिट कराना। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेचोगे तो ये सारे खर्चे हो गए, स्किल्ड एम्प्लॉइज चले जाएंगे, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, पीपी प्रिवेंट होगा जिसको आप बाद में सुधारने के लिए अलग से पैसे दोगे। दूसरा सर, बिजनेस रेडी नहीं हो पाएगा, जैसे ही टाइम अच्छा होगा कुछ दिनों का लॉस होगा, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। और इसी के लिए अपन चलते हैं ये फेज पे, समझा? हाँ सर। तो प्राइसिंग ड्यूरिंग सेशन भी हो गया। फिर सर प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब सर वेरिएबल कॉस्ट। अब उसके नीचे कब बेचोगे सर? उसके नीचे मतलब हर प्रोडक्ट बनाने में खर्चा ज्यादा लग रहा है, मार्जिनल कॉस्ट से भी कम बेच रहे हो। सर क्यों ऐसा बेच रहे हो? यार तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो पेरिशेबल नेचर का है, ज्यादा दिन रखे रखे ही खराब हो जाता है, जैसे सर पनीर हो गया, घी हो गया, ये सब पेरिशेबल नेचर के। स्टॉक क्लियरेंस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक क्लियरेंस। याद है 2020 में BS6 मॉड्यूल्स आए थे, क्या आए थे? BS6 कार के नॉर्म्स होते हैं, इंजन अलग तरीके से बनाना, यूरिया एक फ्यूल डालना पड़ता है कार में, दैट इज BS6। नाउ BS6 आने से जो BS4 गाड़ियां है ना, 1 अप्रैल 2020 से BS4 गाड़ियां नहीं ले सकते थे, आप ऑफिशियली बाय ही नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता था। तो आप समझ रहे हो? तो जो गाड़ियां स्टॉक में थी कंपनीज के BS4 वाली, क्या करेंगे वो गाड़ी? स्टॉक क्लियर करो रे, स्टॉक क्लियर करो, खत्म करो उसको। क्या करा था उन्होंने? स्टॉक क्लियरेंस। तो तब उनको स्टॉक क्लियर करना था, तब उनके पास टाइम नहीं था मार्जिनल कॉस्ट के लिए बैठे रहे, क्योंकि अगर नहीं थे तो लॉस बहुत बढ़ जाता था, पूरी की पूरी गाड़ियां ही पड़ी रहती थी, स्क्रैप में देनी पड़ती थी, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन ही नहीं अलाउड था। पता है आपको उस टाइम गाड़ियों पे 1, 1.5, 2 लाख रुपए कम हुए, 1 से 1.5 लाख रुपए कम हुए लोगों ने। क्यों? क्योंकि भाई गाड़ियां स्क्रैप में देने से अच्छा इनको दे दो, मार्जिनल कॉस्ट से भी कम में बेची है लोगों ने। BS4 व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन हो गई तो चलता, BS4 खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कंपनीज BS4 को सेल नहीं कर पाती थी, अब BS6 चलता है। तो भी इस चीज के बारे में पढ़ना, अच्छी है ये चीज, गवर्नमेंट ने अच्छा किया था, BS4 BS6 एनवायरमेंट के लिए अच्छा है वो। पॉपुलराइज प्रोडक्ट, जियो ने सर पॉपुलराइज करना है वापिस सब प्रीडेटरी प्राइसिंग। यस सर, प्रीडेटरी प्राइसिंग ही, बिलो मार्जिनल कॉस्ट बेच दो। यस सर। अदर प्रोडक्ट सेल कर सकते। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत वॉलमार्ट है, कभी वॉलमार्ट में गए हो? हाँ सर वॉलमार्ट में गए। वॉलमार्ट में जाओगे ना तो उनके सबसे जो यूजुअली लोग क्या खरीदते, किराना ये सारा सामान खरीदते, तो वो उन्होंने एंड में रखा है। सबसे आगे क्या रखा है? फ्रिज, टीवी, जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स है। बेवकूफ नहीं है वो ये सब आगे रखने के लिए, उनको जब पता है कस्टमर मेनली पीछे का प्रोडक्ट खरीदता है, कि उन्होंने ये क्या पता है, या बीच में चॉकलेट्स है ये सब रखे, जो मेन जो सस्ते आइटम्स है वो पीछे रखे, महंगे आइटम्स आगे रखे, या महंगे जो कस्टमर्स चॉकलेट है ये सब। क्यों ऐसा रखा है सर? क्योंकि मेरे को बताओ, जब आप कोई किसी के बच्चे के साथ जा रहा है, एंड तक उसको जाना है, रास्ते में उसको चॉकलेट दिखेगी ही दिखेगी बच्चे को, वो एक हाथ चॉकलेट लेगा ही लेगा, उसका इंटेंशन नहीं था चॉकलेट लेने का, लेकिन वो आया और उसने चॉकलेट ली। और ये सारे जो आगे के प्रोडक्ट्स है इसी में इनका मार्जिन बहुत है, तो शायद ये एंड प्रोडक्ट में लॉसेस कर रहे हैं। आपको पता है एक्चुअली जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, ये लोग के जो प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा बिकता है, ये लोग उसमें कभी नहीं कमाते, लेकिन जो एडिशनल चीजें बेच देते हैं आपको, उसमें ये ज्यादा चीजें कमाते हैं, जो एडिशनल चीजें बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये एक्सबॉक्स है, ठीक है, अब ये एक्सबॉक्स में कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को लॉस हो रहा है, अगर आपको पता है तो एक्सबॉक्स 1X में माइक्रोसॉफ्ट लॉस में, एक्सबॉक्स 1X में क्या, मैं लॉस में, बहुत लॉस में हो माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन वो बाकी बहुत प्रॉफिट है। काय में प्रॉफिट कमा रहा? ये कंट्रोलर बेच के, या दूसरा मैं गेम्स खरीद रहा हूं उस पे, तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट प्रॉफिट कमा रहा है, समझ रहे हैं आपको? तो उनका एम है ही नहीं कि वो कंसोल से प्रॉफिट कमाए, वो एकदम कॉस्ट या कॉस्ट से कम पे बेच रहे हैं, कि भाई बस लोगों के पास जाए, उसके बाद तो लोग अपने प्रोडक्ट खरीदेंगे। समझ रहा क्या? हाँ सर समझा। समझा क्या? जैसे आईफोन का चार्जर, यार इतने टाइप से टाइप सी नहीं ला रहे, क्यों? क्योंकि लोग उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदेंगे, ऐसी थोड़ी ट्रिलियन बनी है। समझ रहा क्या? यस सर, ये एक एग्जांपल हो गया। देन अब सर नया प्रोडक्ट कैसे प्राइसिंग करेंगे? सर आपने सब तो बता दिया, एक बार नया प्रोडक्ट के बारे में बता दो बेटा। नया प्रोडक्ट, ध्यान देना, नए प्रोडक्ट को कैसे प्राइस करोगे? नए प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में वो समझो। सर रेवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी, मी टू, मतलब क्या? रेवोल्यूशनरी मतलब एकदम नई टेक्नोलॉजी तुम मार्केट में आ रहे हो, आज तक किसी ने भी नहीं लाई है वो टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे एप्पल ने सबसे पहले फिंगरप्रिंट रीडर लाया था, सर एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, किसी ने भी अभी तक नहीं लाया, लेटेस्ट फेस रिकॉग्निशन IR से एप्पल ने लाया, रिवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशन ला दियो आप दुनिया में नया।
ठीक है, आप न्यू टू द मार्केट हो, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इस टाइम आप प्रीमियम प्राइसिंग एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपने ऐसा प्रोडक्ट लाया, लोग उसके लिए प्रीमियम पे करेंगे, लोग उसके लिए ज्यादा पे करेंगे, तो आप यहाँ प्रीमियम प्राइसिंग एंजॉय कर सकते हो। जैसे आईफोन हो गया या सैमसंग हो गया, सैमसंग ने हार्ट रेट ट्रैकर लाया था, तो ये होगी प्रीमियम प्राइसिंग। क्या होगी बेटा? प्रीमियम प्राइसिंग। क्या होगी? ध्यान दो, प्रीमियम प्राइसिंग। यस सर। इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है सर? रेवोल्यूशनरी के तो सारी चीजें है ही है, उसमें एक दो नए फीचर्स ऐड कर देते हैं। यूजिंग रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट एडेड न्यू फीचर्स, कॉस्ट बेनिफिट के बेसिस पे काम करते हैं ये लोग, कि भाई हम रेवोल्यूशनरी को कॉपी तो करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे, एक दो नए प्रोडक्ट भी डाल देंगे। क्या करेंगे? एक दो नए फीचर्स भी डाल देंगे। जैसे वन प्लस, जैसे वन प्लस, वन प्लस में क्या कहता है? एप्पल और सैमसंग दोनों को कॉपी कहता। सैमसंग का वो रहता है, एप्पल का वो था, अगर आपको पता होगा, एप्पल के साइड में बटन होता है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हो फोन, वो एप्पल में है। यस सर। वन प्लस ने क्या किया? वो उठाया, सैमसंग की स्क्रीन उठाई, तो इवेंचुअली उन्होंने दोनों के फीचर्स उठा के एक नया प्रोडक्ट बना दिया, कॉस्ट बेनिफिट। सैमसंग वन प्लस को पहले फ्लैगशिप किलर बोलते थे, समझ रहा क्या? फ्लैगशिप किलर। यस सर। तो ये हो गया इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, ये लोग इवॉल्व कर गए, ये लोग इवॉल्व कर गए, उन्होंने रेवोल्यूशन लाया, ये लोग इवॉल्व करे। लास्ट में सर मी टू, मी टू का सबसे सिंपल प्रोडक्ट है यार, दिमाग ही मत लगाओ। रेडमी, यार रेडमी इतने पूरे के पूरे फीचर्स कॉपी करता, एप्पल और सैमसंग के पूरे फीचर्स अपफ्रंट कॉपी करता और सस्ता भी देता। क्यों? क्योंकि सर डायरेक्टली कॉपिंग है, यूजिंग सेम टेक्नोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशनरी। आर&डी का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशनरी एंड इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि चाइना की कंपनी इतना लार्ज स्केल प्रोड्यूस करती है कि इनको बहुत सस्ते में पड़ता है, इतना लार्ज स्केल ये लोग प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, इतना लार्ज स्केल ये लोग प्रोडक्ट बनाते, क्या करते हैं? एकदम लार्ज स्केल में प्रोडक्ट बनाते, क्या करते हैं? लार्ज स्केल में प्रोडक्ट बनाते, इसीलिए जैसे रेडमी हो गया, शाओमी हो गया। ठीक है, तो आपके तीन टाइप के प्रोडक्ट्स है, रेवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी, मी टू। यस सर, ये देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, रेवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी, मी टू, मी टू, रेवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी, मी टू। इसका एक एग्जांपल, आप एक वर्क टेबल बना रहे हो जो सक्सेसफुली मार्केट को कैप्चर कर रहा है, कंपनी एक्स मेक्स अ स्मॉल वेरिएशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ऑलरेडी स्टूल है, उस पर छोटा सा वेरिएशन डाल रहे हो, तो क्या कर रहे हो? एंड इज ट्राइंग टू एंटर द मार्केट, पूरे का पूरा उठा ही रहे हो तुम एज इट इज, तो सर तुम मी टू प्रोडक्ट बना रहे हो। सर आर&डी कंप्लीट हुआ, ध्यान देना, आर&डी कंप्लीट हुआ, इनोवेटिव कंप्यूटर प्रोसेस, इनोवेटिव मतलब कुछ नया ला रहे हो, सर रिवोल्यूशनरी। सक्सेसफुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑलरेडी चल रही है, लेटेस्ट मोबाइल फोन ढंग से, उन्होंने एक नया स्लाइडिंग स्क्रीन लाया, ऑलरेडी चलती हुई चीज पे नई चीज ला दी, ऑलरेडी चलती हुई चीज पे नई चीज ला दी और इंप्रूव प्रोसेस, मतलब ऑलरेडी सही प्रोडक्ट है, उस पर एक दो नए फीचर्स डाल दिए। एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, एवोल्यूशनरी क्या करा? एवोल्यूशनरी स्टूल बना रहे हो भाई, इसमें क्या एवोल्यूशन? तो वो मी टू में आ गया। सर रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी में प्रीमियम प्राइसिंग एंजॉय कर सकते हो। एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट यूजुअली कॉस्ट बेस होता है, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग होती है। डिमांड कैसी है? मी टू पे मार्केट प्राइस है, प्रीडेटरी प्राइस, दोनों चलता, मार्केट प्राइस है, प्रीडेटरी प्राइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ध्यान देना, जब आप नया मार्केट एंटर करते हो ना, नए मार्केट में नया प्रोडक्ट, आपके पास दो तरीके होते हैं प्राइसिंग के सर, स्कीमिंग और प्रीडेटरी। स्कीमिंग और प्रीडेटरी, प्रीडेटरी पहले समझा देता हूँ, मतलब बेटा नहीं, चलो स्कीमिंग समझा दो, प्रीडेटरी ऑटोमेटिक समझ जाएगा। स्कीमिंग क्या होता है, ध्यान देना, मैं इसको कैसे याद करता था और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखो, जो लोग फैट होते हैं ना, वो लोग को पतला होने के लिए, स्लिम होने के लिए क्या करते हैं? स्किम मिल्क यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्किम मिल्क यूज करते हैं, कभी गूगल करना, स्किम मिल्क। क्या करते हैं? स्किम मिल्क यूज करते हैं। यस सर। तो स्किम मिल्क में क्या होता है? वो लोग को इलास्टिक होना रहता है, थोड़े फैट रहते तो इलास्टिक नहीं होते, तो लोग को इलास्टिक होना है, तो लोग स्किम मिल्क यूज करते हैं। यस सर। अब स्किम मिल्क यूज करते हैं तो वो लोग ऊपर की क्रीम निकाल लेते हैं। स्किम मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध के ऊपर की क्रीम निकाल लेते हैं, ताकि जो हैवीनेस हो, जो फुल फैट क्रीम होती है वो अलग है, वो अलग से सेल होती है और दूध अलग से होता है, तो क्रीम निकाल लेते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो, इसका क्या लॉजिक है? बेटा ये चीज समझी सबसे पहले। सर स्किम मिल्क कौन लेते हैं? सर जो लोग फैट रहते हैं, वो लोग इलास्टिक नहीं होते। यस सर, इलास्टिक नहीं होते। दूसरा लोग ऊपर की क्रीम निकाल लेते हैं। यस सर। अब इसको मैं लिंक करवाता हूँ, तो इसको लिंक कैसे करवा के ध्यान देना। स्किम मिल्क के सबसे पहले एक चीज समझो, तुमने स्किम मिल्क कब यूज करना? जब बेटा इनइलास्टिक डिमांड हो। क्या हो? इनइलास्टिक डिमांड हो। मैंने बताया है वो लोग इलास्टिक नहीं होते, मतलब इनइलास्टिक डिमांड है। यस सर, याद करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यस सर। स्किम द क्रीमी लेयर, ऊपर की क्रीमी लेयर, मतलब क्रीमी लेयर कौन होते हैं? प्रीमियम कस्टमर होते हैं। स्किम द क्रीमी लेयर, प्रीमियम कस्टमर होते हैं। यस सर। और ये इनिशियल डेज में अच्छा, लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है। इनिशियली आप कुछ दिन कर सकते हो, कुछ दिन आप स्किम मिल्क पे हो, बाद में वापस रेगुलर पे एक बार फिट हो गए तो। समझ रहे हैं कि ये चीज? यस सर। सर तो, और सर जो पहले लिखा हुआ है, अब समझो स्कीमिंग प्राइस का मतलब क्या। सर मैं बहुत हाई प्राइस रख रहा हूँ, क्यों सर? अभी मैंने नया प्रोडक्ट बनाया, जैसे मैंने ये नया एक प्रोडक्ट बनाया। यस सर।
अब ये नया प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को R&D का बहुत खर्चा लगा। काय का खर्चा लगा है सर? सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया कि हाथ ऐसे रहेंगे, उंगलियां ऐसी रहेगी, बटन ऐसे दबेंगे, जो भी, ये सब मैंने R&D का खर्चा किया। किसका किया? R&D का किया। तो हाई R&D करा भाई, यस सर। अब इनिशियली प्रोडक्ट में मैंने इसके लिए प्रियंका चोपड़ा को हायर किया था, कटरीना कैफ को हायर किया था, सलमान खान को हायर किया था, तो मेरा प्रमोशनल एक्सपेंस भी बहुत है। अब इनिशियली ये सारे खर्चे मेरे को निकालने हैं करोड़ों के, तो मैं, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है, नया प्रोडक्ट है, लोग प्रीमियम प्राइसिंग भर देंगे। डिमांड इनइलास्टिक है मतलब प्राइस कम होने से डिमांड नहीं चेंज हो रही, डिमांड तो फिक्स है। तो ये गुड इन इनिशियल डेज है। जैसे रोलेक्स की वॉचेस है, रोलेक्स की नई वॉच स्टार्टिंग में बहुत महंगी होती है, देन धीरे धीरे वो सस्ती हो जाती है। ऑफकोर्स सस्ती एज इन लाख तक होती है, लेकिन जो उसका टारगेटेड कस्टमर है उनके लिए सस्ती है, अपने लिए नहीं होगी। जो उनका टारगेटेड कस्टमर है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अंबानी, इन लोग के लिए सस्ती है वॉच। तो ठीक है, समझा? हाँ सर, ये हो गए। अब स्किमिंग का मतलब समझे, स्किम मिल्क से लिंक कर लेना, यस सर। सर फिर प्रिडेटरी प्राइस, बेटा स्किम का एग्जैक्टली उल्टा। स्किम में क्या था? इनइलास्टिक डिमांड थी, यस सर। या इलास्टिक डिमांड है, मतलब प्राइस चेंज हुआ लोग चले जाएंगे। मतलब ही लोग कैसे है सर? सर लोग प्राइस सेंसिटिव है। कैसे है लोग? सर लोग प्राइस सेंसिटिव है। कैसे है लोग? सर लोग प्राइस सेंसिटिव है। कैसे है लोग? सर लोग प्राइस सेंसिटिव है। ठीक है, हाँ सर, लोग प्राइस सेंसिटिव है। ठीक है, यस। ये लोग क्वांटिटी बनाते रादर देन क्वालिटी। क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देता, ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ, ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ। लो इनिशियल प्राइस, लो इनिशियल प्राइस, इनिशियली बहुत लो प्राइस होती है, क्योंकि ये लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज करते हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने दोनों तरफ इसीलिए वॉचेस का लिया कि आप दोनों को लिंक कर पाओ, रोलेक्स और इधर फास्ट ट्रैक। बताओ फास्ट ट्रैक की वॉचेस, यस सर। सर इनमें फास्ट ट्रैक की वॉचेस बहुत सस्ती होती है यार, 1000-1500 से स्टार्ट हो जाते हैं। ऑफकोर्स 3-4 हजार 5 हजार की भी आती है, लेकिन सस्ती वाली मैं बता रहा हूँ, यस सर। सर इलास्टिक डिमांड है फास्ट ट्रैक की, अगर प्राइसेस में 7000 कर दूं, लोग फास्ट ट्रैक खरीदेंगे नहीं, कुछ और खरीदेंगे। सर प्राइसिंग बहुत कम कर दूं तो लोग सोनाटा वोनाटा खरीद लेंगे, यस सर। सर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है। सर इकोनॉमिक्स, टाइटन इतना बड़ा ग्रुप है, इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है, यस सर। ये लोग क्वांटिटी पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि ज्यादा घड़ियां बेचो, क्वालिटी। जाओगे फास्ट ट्रैक के हजारों हजारों डिजाइन हो गए, सेम सेम चीजों को कलर चेंज करके डिजाइन बना देते हैं। क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं रादर देन क्वालिटी पे, और लो इनिशियल प्राइस होता है। अब सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है? कोई भी प्रोडक्ट ना 4 स्टेजेस से जाता है। एम्ब्रॉयनिक मतलब प्रोडक्ट पैदा हुआ, इंट्रोडक्शन को एम्ब्रॉयनिक बोलते हैं, एम्ब्रॉयनिक, ठीक है। इंट्रोडक्शन को एम्ब्रॉयनिक स्टेज बोलते हैं, यस सर। प्रोडक्ट अभी अभी आया है मार्केट में, उसके बाद वो ग्रो कर रहा है, फिर एक लेवल पे मैच्योरिटी, मतलब वो प्रोडक्ट की चरम सीमा, हाँ उसके ऊपर वो प्रोडक्ट जाएगा नहीं, एंड देन वहां से प्रोडक्ट नीचे आएगा, वो प्रोडक्ट के बाद नीचे आएगा, वो प्रोडक्ट डिक्लाइन पे जाएगा। हर एक के साथ ये होता है, इंट्रोडक्शन, फिर आप ग्रो करते हो, फिर आप एक लेवल पे पीक पे पहुंच जाते हो, देन आप रिड्यूस होते हो। ये हर हमेशा है, ठीक है, यस सर। पढ़ाई में भी तुम्हारे साथ होता होगा ना, स्टार्ट कर रहे हो चैप्टर, फिर एक टाइम बहुत दिमाग चलेगा, फिर दिमाग चलना चालू होगा, फिर एक टाइम सब आ जाएगा चैप्टर का, देन उसके बाद ऐसा होगा सेम चीज ही तो पढ़ते जा रहे हो तो आप बोर हो जाओगे, तो डिक्लाइन स्टेज, समझा, यस सर। अब अगर आपने इंट्रोडक्शन में स्कीमिंग प्राइस यूज करी, कब करना स्कीमिंग प्राइस? सर हाई इनिशियल आउटले है, R&D में बहुत ज्यादा है, प्रमोशन में बहुत खर्चा है, यस सर, ठीक है। हाई प्राइजेस है, यस सर। लो प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि अभी तो अपने को अपना खर्चा निकालना है, यस सर। ड्यू टू हाई फिक्स कॉस्ट, मैंने बताया प्रमोशनल एंड R&D पे बहुत खर्चा लगा है, यस सर। इनिशियली आप ये करो, फिर आपका प्रोडक्ट ग्रो होने लग रहा है तो थोड़ा प्राइस करो कम, ताकि आपका प्रीमियम प्रोडक्ट और मार्केट में एंटर हो। और मार्केट में जैसे आईफोन पहले बहुत महंगे लॉन्च करता, फिर धीरे धीरे प्राइसिंग कम करता, दिवाली के टाइम तक बहुत सस्ती करता है, यस सर। मैच्योरिटी स्टेज में बेटा आपका सिर्फ काम है कि कॉम्पिटिटर को करे, जैसे आईफोन ऐसी अभी तक बिक रहा है, आईफोन ऐसी सिर्फ कॉम्पिटिटर को मैच कर रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं कमाना है, वो प्रोडक्ट चला गया, जितना देगा आप देगा, तो दैट इज प्राइस टू मैच और बीट दी कॉम्पिटिटर, या मैच ही करना है कॉम्पिटिटर को। डिक्लाइन पे बेटा कम करो ना प्राइस, सस्ते में बेचो, बेचो बस, खत्म करो, ये आखिरी सांसें ले रहा है अपना। ये किसका होगा? अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो स्कीमिंग पॉलिसी, मतलब इनिशियली ज्यादा प्राइस, फिर ग्रो हो रहा है थोड़ा कम करो, फिर मैच्योरिटी पे सिर्फ कॉम्पिटिटर जितना कर रहा है उतना ही चार्ज करो, एंड देन उसके बाद जितने में बेचना है बेचो, यस सर। नेक्स्ट, पेनिट्रेशन पॉलिसी। पेनिट्रेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? सर वही प्रीडेटरी प्राइसिंग, सेम पेनिट्रेट, अपने को मार्केट के अंदर घुसना है तो पेनिट्रेट करना है, मतलब प्रीडेटरी प्राइसिंग करना है, यस सर। टू एंटर द मार्केट एंड प्रिवेंट्स कॉम्पिटिटर। अब इंट्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों में आपको प्रीडेटरी प्राइसिंग को चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपको अभी ग्रो करना है। आप जब मैच्योरिटी पे पहुंच जाओगे ना, तब आप हायर प्राइस लगा सकते हो कि आप कस्टमर तो लेगा ही प्रोडक्ट, तब आप हायर प्राइस लगा सकते हो, समझ रहा है, तब आप हायर प्राइस। तो प्रीडेटरी में क्या काम का है सर? इंट्रोडक्शन और ग्रोथ में सेम प्राइसिंग लगेगी, यस सर। एंड देन डिक्लाइन स्टेज में आप इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज
एब्सोल्युटली सम इंक्रीजेस इन प्राइसेस मे अकर इन द लेट डिक्लाइन स्टेज। अब प्रोडक्ट जा रहा है तो आपका ऐसा अब जा ही रहा है ना, तो ज्यादा में कर दो ना। ऐसे भी अपन ने पहले ही बहुत क्वांटिटी सेल कर दी है, अब यहाँ बिके तो बिके, नहीं बिके तो नहीं बिके। समझ रहे डिक्लाइन स्टेज दोनों का डिफरेंस। इन स्कीमिंग क्या करता है, पहले ज्यादा करता है फिर कम करता है। प्रीडेटरी क्या करता है, पहले कम करता है फिर ज्यादा करता है। समझ रहा? हाँ सर समझा। देन नेक्स्ट, अब प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसीज। बेटा ये बहुत सिंपल है, मैं आपको ओरली भी समझा सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट, डिस्ट्रीब्यूटर क्या डिस्काउंट दे रहा है उसके बेसिस पे आप प्राइस एडजस्ट करो। क्वांटिटी का कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसके बेसिस पे एडजस्ट करो। कैश का क्या डिस्काउंट मिल रहा है उसके बेसिस पे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली अलग अलग प्राइस पे क्या क्या दे रहे हो। और जोग्राफिक प्राइसिंग, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल समझो। इंडिया में किया की कार अलग प्राइस पे आती है, साउथ कोरिया में वही कार अलग प्राइस पे आती है, अलग अलग जोग्राफी में अलग अलग। क्यों? क्योंकि लोगों का डेमोग्राफी अलग है। पहले पढ़ के आए ना डेमोग्राफी प्राइसिंग, तो ये सबसे लिंक है, इसलिए इतना काम का नहीं होता, बस यहाँ लिख दिया है ताकि तुम में से कोई बोले ना कि स्टडी मैट कवर नहीं है। देखो ये तो तुम बेसिकली भी समझ जाओगे ना। डिस्ट्रीब्यूटर क्या डिस्काउंट दे रहा, फिर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो क्या डिस्काउंट है, कैश में क्या डिस्काउंट है, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन क्या है, वो ये सिंपल है यार। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कस्टमर को भाई अलग अलग प्राइसिंग में अलग अलग प्रोडक्ट दो, जो अपन ने पहले कस्टमाइजेशन पढ़ा वही है ज्योग्राफिक प्राइसिंग। एंड द लास्ट सर सर्विस, ये वाला पढ़ने के पहले समझो सर्विस, ये सब अपन ने मार्केट का पढ़ा जो अपन ना प्रोडक्ट बना रहा है। सर्विस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम होता है वो चीज समझो। सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान देना बेटा। हर सर्विस कस्टमाइज्ड होती है, हर सर्विस इंडिविजुअल के लिए होती है, कुछ सर्विस यूनिक कस्टमाइज रहती है, जैसे टेलर मेड होता है, जैसे कस्टमाइज सूट। मेरे को बताओ, सूट अलग तरीके से कस्टमाइज है, मेरे साइज मेरे फिट के अकॉर्डिंग सूट कस्टमाइज है, 3 पीस सूट मेरे साइज मेरे फिट के अकॉर्डिंग, उसका प्राइस नेचुरली अलग ही रहेगा। हाँ सर ठीक है। मनीष मल्होत्रा का लहंगा कितना महंगा आता, क्यों? क्योंकि कस्टमाइज्ड है भाई, ब्रांड वैल्यू है। तो 150 रुपये, 150 तो ज्यादा बोले, 3-4 हजार में भी लहंगा मिलता है, उसका 3-4 लाख का क्यों आता? मनीष मल्होत्रा कस्टमाइज करता है। सर इंटेंजिबल एसेट्स, मनीष मल्होत्रा ब्रांड वैल्यू बन गई है। यस सर दिस इज ब्रांड वैल्यू। तो समझा इंटेंजिबल कॉस्ट। कभी कभी कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट भी लगता है, जैसे अपने सीए फर्म्स हो गए। अब मैं ऑडिट कर रहा हूँ, मेरे को क्लाइंट से क्या चाहिए सर, उसके अकाउंटेंट का डेटा चाहिए। सर ऐसा तो है नहीं सब हम ही करते बेटा, ऑन पेपर बात कर रहा हूँ मैं, ऑफिशियली तो मैंने भी आर्टिकलशिप करी, पता है यार अपने को ऐसे क्या होता है। ऑन पेपर अपन तो कस्टमर से लेते ना, ऑन पेपर तो अपन बताते ना कस्टमर से डेटा ले, जबकि टैली अपने ही बाजू वाला बंदा टैली में एंट्री करता है और अपन ही ऑडिट करते हैं, रियलिटी में ये होता। लेकिन एक्चुअली अपन क्या कर रहे हैं, बुक्स में क्या लिखा है आप लोग को नहीं तो प्रोफेशनल एथिक्स गिल्टी, तो कभी कभी तब प्राइसिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारी जगह आपके हाथ में प्राइसिंग है ही नहीं। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, यहाँ बहुत ज्यादा प्राइसिंग में चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का रूल लगा हुआ है। जैसे कोविड के टाइम कैप लगा दिया था, कोविड के टाइम गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया था कि भाई इतने प्राइसिंग का ही आप टेस्ट करवा पाओगे, या वैक्सीनेशन फ्री में प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ रही क्या ये चीज? यस सर। तो ये सब आपके हाथ में नहीं है। देन नेक्स्ट, एसोसिएशन बेस्ड प्राइसिंग। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे एसोसिएशंस अपना प्राइस सेट करते हैं। जैसे सर फॉर एग्जांपल आईसीआई करता है, आईसीआई एक ब्रोशर देता है जिसमें आपको फिक्स है कि इतनी प्राइसिंग। पहले तो आईसीआई का था कि ये मिनिमम प्राइसिंग है, फिर आईसीआई ने हटाया, अब वो रिकमेंडेटरी प्राइसिंग करी है। लेकिन पहले तो आईसीआई मिनिमम प्राइसिंग मोड पे चलता था कि भाई 5,000 से कम में आप रिटर्न नहीं भर पाओगे, 7,000 से कम में आप ये नहीं कर पाओगे। पहले ऐसा था आईसीआई, अब आईसीआई ने दिया है कि हमारी रिकमेंडेटरी प्राइसिंग है। और देखो रिकमेंडेटरी से बहुत ज्यादा ही अपन चार्ज करते हैं, रिकमेंडेटरी तो बताने के लिए टीयर 2 सिटीज में, लेकिन उससे ज्यादा ही पैसा मिलता है। ठीक है नेक्स्ट। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक टेबल है, इसमें कुछ भी नहीं बताया। देखो ये टेबल आपके इधर दिया हुआ है, ये स्टडी मैट में कहा दिया हुआ है, हाँ ये देखो। ये बेसिकली स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, बेसिकली पूरा प्राइसिंग डिसीजन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कंपनी मार्केटिंग एंड ऑब्जेक्टिव समझेगी, उसके बाद प्राइसिंग सेट करेगी। प्राइसिंग सेट करने के लिए सर टारगेट मार्केट पकड़ो, टारगेट मार्केट पे सर कॉस्ट स्ट्रक्चर समझो आपके कंपनी का, कस्टमर की डिमांड समझो। यस सर कस्टमर के साथ कौन आता है सर, कॉम्पिटिटर आता है। यस सर कॉम्पिटिटर आने के बाद प्राइसिंग मेथड अपन पढ़ के आए, प्रीडेटरी प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग। और अगर कोई बहुत स्पेसिफिक करना है तो उसको सिलेक्ट कर लो, प्रीडेटरी या स्कीमिंग में से यहाँ सिलेक्ट कर लो। तो ये बेसिकली पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू था। हाँ सर जो अपन चैप्टर में पढ़ के उसी का एक ओवरव्यू, इसलिए मैंने इसको एंड में दिया। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस इन प्राइसिंग डिसीजन।
ए बेटा सेंसिटिव एनालिसिस कितना पढ़े, प्राइसिंग सेंसिटिव अपन ने पढ़ा ना, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, कितना अफेक्ट हो रहा। अब आपको समझना है कि मार्केट डिमांड से क्या अफेक्ट हो रहा, चेंज इन मार्केट प्राइसेस सब पढ़ के आए, एक्सचेंज रेट के कारण क्या फ्लक्चुएट हो रहा, या आपकी प्राइसिंग किस पे डिपेंड करती है। सर इनिशियल आउटले बहुत ज्यादा, R&D स्कीमिंग प्राइसिंग, प्रोडक्शन का खर्चा क्या है, मुझे खर्चे से कम करना है खर्चे ज्यादा करना है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्केटिंग का खर्चा कितना है, मार्जिनल कॉस्ट से कम बेचना है, रिसेशन है, सेम है यार। तो ये सब, ये बेसिकली ये दो पार्ट जो है ना, ये दो पार्ट, ये आपके पूरे चैप्टर का ओवरऑल एक समरी जैसा है। इसीलिए जब अपने चैप्टर ही डिटेल में कर लिया तो ये दोनों पढ़ के ऐसा कोई सेंस नहीं बनता। देखो स्मार्ट स्टडी करो, बैठ के हर चीज रटो मत, प्लीज हर चीज बैठ के रटो मत। जो चीज जरूरी है वही करो, जो चीज नहीं है वो मत करो प्लीज, एग्जाम का टाइम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ आपका ये पूरा चैप्टर कवर होता है। अब अगर आप नोट्स अभी लेटे, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये नोट्स पे क्यूआर कोड भी आपको दे दूंगा कि आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे डायरेक्ट वीडियो पे चले जाओगे। ठीक है, तो अगर आपके पास वो वाली भी नोट्स है, अगर किसी के नोट्स में यहाँ क्यूआर कोड भी आएगा इसके बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही नोट्स है जो आपको अभी मिली हुई है, कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, मैं वीडियो बनाने के बाद ही क्यूआर कोड डाल पाऊंगा, नोट्स मैंने पहले डाल दी थी, वीडियो में अभी बना दूंगा। तो आपको क्यूआर कोड वाली नोट्स मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन क्यूआर कोड वाले मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लास कैसी लगी। यहां तक वीडियो देखा तो एक लाइक तो बनता ही है। चलो थैंक यू।